हेलो गाइस, मेरा नाम निखिल वर्मा है एंड मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल निखिल कोडिंग लैब पे। आज हम इस वीडियो में एक वन शॉट लेके आए हैं जिसमें आप लोगों के लिए HTML का पूरा यानी बेसिक से एडवांस लेवल तक यानी आपको जितना चाहिए HTML यानी अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और मुझे जितना सीखना चाहिए HTML केवल उतना ही मैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। और इस वीडियो में जितना HTML है, जितना मैं पढ़ाने वाला हूं, अगर आप लोगों को इतना HTML आ गया तो आप लोग अपने लाइफ में, अपनी कोडिंग लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आपको HTML केवल कम समय में अच्छे से आ भी जाएगा और आप अपने लाइफ में आगे की चीज़ें सीख सकते हैं आसानी से। क्योंकि जो तुम आप लोगों को भी पता है कि आजकल जो काम हो रहे हैं सारे चैट जीपीटी, जितने भी आई टूल्स हैं, जिमनी, चैट जीपीटी, कोपायलट, इन सब चीज़ों से हम आसानी से अपने बैकएंड, अपने फ्रंट एंड को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो हम अपने लाइफ में जितनी जल्दी हो सके इन चीज़ों को सीख जाएंगे, क्योंकि इसका ज़्यादा हमारे लाइफ में यूज़ नहीं है, बट हमें इतना ज़रूर आना चाहिए कि अगर हम कोई किसी चीज़ को कॉपी भी पेस्ट करें तो उसको कहाँ पे, किस जगह पे इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ पे, किस जगह पे सही से लगाना है, वो आना चाहिए। तो अपने स्क्रीन पे और एक बात और, मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा सिलेबस बनाया हूँ जिसमें आप लोग डिस्कस करके, जिसमें उतनी चीज़ें केवल बताऊँगा जितनी आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है। पहले हम सिलेबस के देखेंगे, इसके बाद अपनी बेसिक चीज़ों को देखेंगे, देन हम उसमें प्रोजेक्ट भी बनाएंगे और एक कम समय में HTML को कंप्लीट समझेंगे भी। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस प्रकार से हम HTML का फर्स्ट कोड अपने BS कोड पे लिखते हैं। सो गाइस, हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पे और मैं इसमें इंट्रोडक्शन वाली फाइल खोल लेता हूं जिसमें मैंने अपने सिलेबस को डिस्कस किया है कि इसमें मैं क्या क्या चीज़ इस लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए देर ना करते हुए और अपने लेक्चर पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें मुझे इस लेक्चर में पढ़नी होंगी। तो जैसे कि यहाँ HTML वन शॉट वाली मैंने एक PDF बनाई है, मैंने फाइल बनाई है। ये लिंक मैं आपको गिटहब पे या फिर किसी लिंक के ज़रिए एक एज अ PDF प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे देर ना करते हुए देखते हैं कि कैसे इसको ये सब क्या होते हैं और इसको किस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमारा जो HTML में इंट्रोडक्शन यानी व्हाट इज़ HTML क्या होता है, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं एंड इसमें टैग्स क्या होते हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और लिखनी चाहिए थी कि व्हाट इज़ एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, बट कोई ना, नहीं लिखा, कोई बात नहीं, बट मैं इसको भी डिस्कस कर दूंगा। अब यहाँ पे जो बेसिक हमारे टैग्स होते हैं ये क्या होते हैं, हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम अपने HTML का लिख के देखेंगे किस प्रकार से अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग्स क्या होती हैं HTML में, इनको कैसे यूज़ करते हैं। अपने HTML में हम इमेज को क्रिएट करके देखेंगे, इमेज को इंसर्ट करके देखेंगे एंड बेसिक इमेज गैलरी बनाएंगे एज अ HTML। यहाँ पे हम हाउ टू इंसर्ट वीडियो एंड ऑडियो अपने HTML में देखेंगे लगा के। मार्क्यू टैग क्या होता है, इसको किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज़ अ फॉर्म को कैसे बनाते हैं एंड जो बेसिक फॉर्म होते हैं उसको मैं बना के भी दिखाऊंगा। यहाँ पे इनपुट टैग क्या होते हैं और इसको हम फॉर्म में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं और इसको हम किस प्रकार से एज अ HTML में बनाते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। यहाँ पे बटन क्या होते हैं एंड बटन कितने टाइप के होते हैं, किन टाइप्स का कैसे यूज़ किया जाता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट भी हम बताएंगे कि टेबल किस प्रकार से बनाते हैं और लिस्ट किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। ये सब हम आगे इस वीडियो में लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर भाई, मैं तो बहुत एक्साइटमेंट हूँ इस चीज़ को पढ़ाने के लिए। कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा कि आप लोग भी एक्साइटमेंट हैं इस लेक्चर को देखने के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा भी लगता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और एक फ़ोल्डर बनाते हैं। किस नाम से बनाए हैं, आई थिंक वन शॉट HTML नाम से एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। वन शॉट HTML नाम से एक फोल्डर हम बना लेते हैं एंड इसके अंदर हम एक फर्स्ट फाइल बनाते हैं फर्स्ट प्रोग्राम.html
देखते हैं कि HTML क्या होता है। सो HTML हम एक प्रकार से कह सकते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह एक प्रकार की मार्कअप लैंग्वेज होती है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब भाई मार्कअप लैंग्वेज होती है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज क्या है, ये भी तो क्वेश्चन एक बनता है ना। तो जो मार्कअप लैंग्वेज होती है उसका मतलब होता है कि ये केवल हमें स्ट्रक्चर बताती है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इसमें किस प्रकार से हेडिंग होनी चाहिए, क्या चीज़ कहाँ पे लगनी चाहिए, ये केवल बताती है हमारी मार्कअप लैंग्वेज। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो ऑपरेशन करके, कैलकुलेट करके, ये हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करने की ये कह सकते हो अनुमति देती है। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस होता है एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो HTML जो है वो एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ओके, सो अब हम अगर बात करते हैं कि इसका यूज़ क्यों किया जाता है, लिखा है ना वाई टू यूज़ HTML, तो इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और हमने अभी बताया है कि जो मार्कअप लैंग्वेज होती है वो केवल स्ट्रक्चर डिफाइन करती है कि हेडिंग कहाँ पे होनी चाहिए, किस चीज़ को कहाँ पे लगाना चाहिए। तो यानी कि अगर मार्कअप लैंग्वेज केवल हेडिंग बताती है, स्ट्रक्चर डिफाइन करती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यार HTML का जो यूज़ होता है वो केवल स्ट्रक्चर क्रिएट करने में किया जाता है। ठीक है, तो जो HTML होती है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अगर इसका यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ हम वेबसाइट का या फिर किसी एप्लीकेशंस का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा टैग्स क्या होते हैं। तो टैग्स एक तरह से समझ सकते हो कि हमारे HTML में एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ब्राउज़र को बताते हैं कि हम जो कोड लिख रहे हैं वो HTML का ही है। यानी कि जैसे हम PHP लिखते हैं या तो फिर कोई C लैंग्वेज लिखते हैं या कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वो बताते हैं ब्राउज़र को कि जो ये लैंग्वेज लिखी गई है ये किस तरह की लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे हम PHP लिखते हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क PHP लिख के स्टार्ट करते हैं। अगर हम C लैंग्वेज लिखते हैं तो उसमें हम हैज़ इंक्लूड स्टूडियो इस तरह से हेडर फाइल लगा के लिखते हैं। तो इस तरह से जो कीवर्ड ऐसे इसमें भी HTML में भी एक ऐसे वर्ड होते हैं जो ये बताते हैं ब्राउज़र को कि हम जो कोड लिख रहे हैं वो HTML का है, बस और इसमें कुछ नहीं है, बस यही हमारे होते हैं टैग। अब इसमें मैं एक चीज़ डिफाइन करना भूल गया हूँ, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस को देते हैं, जैसे कि जो भी टैग लिखा हुआ है उसके अंदर जो भी चीज़ लिखा गया है वो किस तरह का है, उसकी स्टाइलिंग क्या है, वो किस तरह का है। जैसे मान लो कोई लिंक है या तो फिर उसके अंदर स्टाइल क्या दी गई है, उसको डिफाइन करने के लिए हम एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बेसिक टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे HTML है, हेड है, टाइटल है, लिंक है, बॉडी है। ये जो इतने टैग हैं ये हमें किसी भी चाहे हम जितनी बड़ी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, डज नॉट अ मैटर कि हम कितनी बड़ी वेबसाइट कितना बड़ा एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, उसमें ये 5 टैग तो बिल्कुल बिल्कुल भी यूज़ होते हैं। इनको हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो इसीलिए इनको बेसिक टैग कहते हैं, क्योंकि ये जो टैग्स होते हैं इनको हम यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिख के देखेंगे एंड उसमें हम समझेंगे कि HTML क्या होता है, हेड क्या होता है, टाइटल क्या होता है, लिंक क्या होता है, देन बॉडी क्या होता है। क्योंकि अगर मैं ऐसे समझाने बैठूँ ना तो आप लोगों को शायद समझ में ना आए, लेकिन जब मैं फर्स्ट प्रोग्राम अपना लिख करके उसमें आपको समझाऊंगा तो शायद आप लोगों को अच्छे से समझ। यहाँ पे जैसे मैंने एक वन शॉट HTML नाम का फोल्डर बना लिया है। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से दिखे, शायद बहुत बड़ा हो गया यार, मुझे नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ वन शॉट HTML नाम का मैंने फोल्डर बनाया है, उसमें हमने एक फर्स्ट प्रोग्राम .html नाम का फाइल बना लिया है। अब अगर VS कोड आपको चलाना नहीं आता है तो यार आप फिर गलत ट्यूटोरियल पे आ गए हैं। सबसे पहले VS कोड को चलाना सीखिए। मैंने बेसिक यहाँ बता देता हूँ। आप VS कोड जैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे कुछ नॉर्मल कुछ नहीं होगा, यहाँ पे एक वेलकम लिख के एक टैब बार आएगा,
बस यहाँ पे आप जाएंगे, ये फोल्डर का है और ये हमारे फाइल्स बनाने का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे तो एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर हम इस पर क्लिक कर देंगे, देन हमारी फाइल बन जाएगी। और जब भी फाइल बनाना है तो .html लगा देना है, ठीक है। तो पहले मैंने एक फोल्डर बनाया, देन उसके अंदर हमने एक फर्स्ट प्रोग्राम .html नाम की फाइल बनानी है। मैं थोड़ी देर पहले ही आपको फोल्डर एक हमने क्रिएट किया था और उसमें फर्स्ट प्रोग्राम .html नाम की एक फाइल को क्रिएट कर लिया था। अब इस फाइल में आ जाते हैं और यहाँ सबसे पहले अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिख के देखते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम को इस हम टैब बार को क्लोज कर देते हैं जिससे आप लोगों को बढ़िया अच्छे से दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं और देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना होगा। तो जब भी कभी HTML का प्रोग्राम लिखना हो तो सबसे पहले हमें ब्राउज़र को या फिर अपने कंप्यूटर को ये बताना होता है कि हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वो किस लैंग्वेज का प्रोग्राम है। तो हम ऑब्वियस सी बात है HTML प्रोग्राम लिख रहे हैं। सो यहाँ पे हम सबसे पहले HTML लिखेंगे। तो हम सबसे पहले HTML टैग का यूज़ करेंगे। अब देखो जो हमारा ये होता है, ये हमारे होते हैं टैग्स। ये क्या होते हैं? टैग्स। अब टैग्स भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं। मैंने अभी बताया था कि टैग्स क्या होते हैं, यानी ये ऐसे कीवर्ड होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम यानी ये ऐसे कीवर्ड होते हैं जो बताते हैं ब्राउज़र को कि हम इसमें HTML का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली बात है कि हम जब ये लिखते हैं तो ये दो कीवर्ड्स हमें ये बताते हैं कि जो इसके अंदर लिखा जाएगा वो क्या होगा? HTML का कोड होगा। हम देर न करते हुए बता देते हैं कि जो टैग होते हैं ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है ओपनिंग टैग जिसको हम कहते हैं एक हमारा होता है ओपनिंग टैग और देन एक हमारा होता है क्लोजिंग टैग। और किसी भी टैग को क्लोज करने के लिए हमें ये स्लैश सिंबल का यूज़ करना होता है। ये हमारा ये स्लैश सिंबल है, ये वाला, ठीक है। तो इस स्लैश सिंबल का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो जब भी किसी टैग को ओपन करो, ठीक है, तो हमेशा उसको सबसे पहले बंद ही कर लिया करो, जिससे आप लोग जब भी कोडिंग करेंगे तो उससे आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि अभी जब आप बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे और एक एक केवल पहले खोलेंगे इसके बाद बंद करेंगे तो आपको आगे चल के दिक्कत होने लगेगी। इसीलिए जब भी किसी टैग को ओपन करो उसको पहले क्लोज कर दो, देन उसके अंदर अपना काम करो। तो मैंने एक HTML टैग ओपन भी किया है एंड क्लोज भी कर लिया है। अब HTML टैग ये बताता है कि जो इसके अंदर कोड लिखा जाएगा वो HTML का कोड होगा। देन इसके अंदर हम दो टैग और ओपन करते हैं। सबसे पहले हम एक हेड टैग ओपन करते हैं, और एक हम बॉडी टैग ओपन करते हैं। यहाँ पे हम दो टैग ओपन कर लेते हैं। एक हम देखो यहाँ पे देखो, एक हमने हेड टैग ओपन कर लिया, एक हमने बॉडी टैग ओपन कर लिया। मैंने देखो पहले खोला है, इसके बाद इसको बंद किया है, ठीक है। तो इसी तरह आप भी करेंगे। तो एक हमने हेड टैग ओपन कर लिया, एक बॉडी टैग ओपन कर लिया। अब ये जो दो टैग हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे HTML में। अब जो हेड टैग है इसका यूज़ करते हैं कोई हेडर में हमें लिंक लगानी है या फिर हेडर में कोई हेडिंग क्रिएट करनी है, उसके लिए सिंपली इसका यूज़ करते हैं। जैसे मान लो अभी हम जब इसमें CSS का यूज़ करेंगे, जब इसमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, तो अपनी कुछ फाइल्स होंगी जो अलग किसी फोल्डर किसी फाइल्स में रख देंगे। अब उस फाइल्स को इसमें लिंक करने के लिए हम एज हेडर टैग के अंदर लिंक का यूज़ करते हैं। अभी हम यहाँ पे चल के देखते हैं कि हम जो लिंक टैग है इसका यूज़ क्यों करते हैं। तो किसी भी फाइल्स को लिंक करने के लिए हम सिंपली लिंक टैग का यूज़ करते हैं। एंड जो टाइटल है तो किसी वेबसाइट की टाइटल को देने के टाइटल टैग का यूज़ करते हैं। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इतना समझ लो अभी के लिए कि जो हेड टैग होता है वो किसी भी फाइल्स को लिंक करने के लिए यूज़ सिंपली किया जाता है, ठीक है। अब जो बॉडी टैग होता है इसका काम क्या होता है? जब कभी भी आप ब्राउज़र खोलेंगे, जैसे मैंने इसी प्रोग्राम को अभी रन करा लिया है और यहाँ पे जो ये हमारा अभी आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि जब भी प्रोग्राम ओपन होता है तब यहाँ ब्राउज़र पे ओपन होता है। अब जो हमारी ये वाइट स्क्रीन दिख रही है ये पूरी बॉडी का पार्ट है। अब जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो इसी बॉडी वाली स्क्रीन पे सारी वेबसाइट पूरी हमारी वेबसाइट रेंडर होती है, ठीक है। तो जो भी हम बॉडी में लिखेंगे, जो चीज़ हम बॉडी में लिखेंगे वो सिंपली हमारी इसके अंदर आएगी जो वाइट स्क्रीन है। यानी कि इसका मीन्स ये है कि पूरी फाइल में हमें अगर कोई वेबसाइट बनानी है तो उसको हम सिंपली बॉडी के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई भी हेडिंग लिख लेते हैं, मान लो यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया तो देखो हमारी बॉडी में आ गया, ये देखो हमारा बॉडी में आ गया, ठीक है।
तो सिंपली इस चीज़ का यूज़ हम करते हैं किसी बॉडी में लिखने के लिए। अब बात करते हैं टाइटल टैग की। तो यहाँ पे हमने बॉडी को ओपन किया था, बॉडी को हमने बंद कर लिया था। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो हेड टैग का यूज़, बॉडी टैग का यूज़, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। सो यहाँ पे अब हेड टैग में हम क्या करेंगे, जो हेड टैग है, अब हेड टैग में एक हमारा टैग होता है टाइटल नाम से, एक हमारा ये होता है टाइटल नाम से। अब जब भी किसी भी टैग को ओपन करो उसको क्लोज जरूर करना। मैं बार बार यही कहता हूँ क्योंकि आप लोग आगे चल के बहुत दिक्कत करेंगे, इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में जरूर देना है। सो यहाँ पे हम टाइटल टैग यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, अब देखो टाइटल क्या होता है, मान लो माई फर्स्ट प्रोग्राम मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे माई फर्स्ट प्रोग्राम मैंने लिख दिया। अब टाइटल हमारा क्या होता है, जब भी हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो जो यहाँ पे हमें दिखता है, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं, कोई भी वेबसाइट लिखते हैं, तो जो हमें यहाँ पे दिखता है, यानी जो टैब बार होते हैं, जो हमारे टैब बार होते हैं, ठीक है, जो ये टैब बार होते हैं, इसमें जो वेबसाइट का नाम लिख के आता है, दिस इज अ टाइटल। ठीक है, तो जो भी हम टाइटल टैग के अंदर देंगे, अपने, ठीक है, तो जो भी हम टाइटल टैग के अंदर देंगे वो सिंपली कहाँ पे आ जाएगा, वो सिंपली हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर हमें कोई चीज़ यहाँ पे दिखानी हो तो हम सिंपली टाइटल टैग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलो देखते हैं कि अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं। एंड यहाँ पे इतनी चीज़ें समझ लिए हम। अब अगर कोई चीज़ अगर हमें यहाँ बॉडी पे लिखना हो, आई होप आप लोग समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे मुझे कोई भी चीज़ लिखना हो तो यहाँ सिंपली हम बॉडी टैग के अंदर आके लिख सकते हैं। इतना तो आप लोगों को क्लियर ही हो गया है। आई होप आप लोग चलिए देखते हैं हम हेडिंग क्या होती हैं और इनको हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम एक सबसे पहले किसी भी हेडिंग को क्रिएट करने के लिए हम h1 टैग का यूज़ करते हैं। अब जो हेडिंग क्रिएट की जाती हैं वो 6 तरह की हेडिंग क्रिएट की जाती हैं। अगर हम h1 देते हैं तो उसमें सबसे बड़ी हेडिंग क्रिएट होती है। अगर हम h2 देते हैं तो उससे भी बड़ी हेडिंग क्रिएट होती है। जैसे यहाँ पे हमने h2 दे दिया, उससे भी बड़ी हेडिंग क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं हेडिंग 1, देन यहाँ पे हम लिख देते हैं हेडिंग 2, एंड इसी तरह से हम और हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं, लाइक 3 एंड 4 एंड 5। अब हमने इसको डुप्लीकेट कैसे किया, आप लोग यही सोच रहे होंगे ना। तो आप अल्ट के साथ, अल्ट प्लस शिफ्ट के साथ अगर डाउन एरो दबाओगे तो ये ऑफिस अल्ट शिफ्ट डाउन एरो तो ये डुप्लीकेट होते चले जाएंगे। आप जितनी चाहे उतनी बार डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की होती है कि अपनी कोडिंग को आसान बनाने के लिए थोड़ा यूज़ किया जाता है यार। और सी ऐसी बहुत शॉर्टकट की होती हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। सो हम आगे इसी लेक्चर में देखते रहेंगे धीरे धीरे, है ना। तो H6, तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। एंड H1, H2, H3, H4, H6, तो हमारे जो हमने अभी बताया था कि जो कुछ भी हम लिखेंगे अपने बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे, तो हम वही तो कर रहे हैं। देखो एक बॉडी टैग है, उसके अंदर हम अपना पूरा कोड लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ पे ब्लिंक होगा, कहाँ पे दिखाएगा, अपने जो वाइट स्क्रीन थी ब्राउज़र में, ठीक है, वहाँ पे मुझे दिखाएगा। तो यहाँ पे हम H1 से लेकर के H6 तक क्रिएट कर लिए हैं। और यहाँ पे हम इसको भी चेंज कर देते हैं, 3, 4, देन 5, देन 6। अब अगर हम ब्राउज़र पे अपने जाके देखते हैं, यहाँ से हम इसको रन करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइव सर्वर। अब अगर ये आप में नहीं आ रहा है तो सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे एक्सटेंशन पे और लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ एक्सटेंशंस पे जाएंगे और नेट कनेक्ट करके लाइव सर्वर, सिंपली लाइव सर्वर लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा, उसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो आप में भी ये वाला ऑप्शंस आने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं एंड यहाँ पे हम गो लाइव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखते हैं। देखो भाई,
यहाँ देखो हेडिंग 1 सबसे बड़ी, हेडिंग 2 उससे छोटी, हेडिंग 3 उससे छोटी, हेडिंग 4 उससे छोटी, देन हेडिंग 6, यानी H1 से लेकर के H6 तक हेडिंग को हमने क्रिएट करके देख लिया है। ठीक है, तो ये हमारी हेडिंग्स होती हैं हमारे HTML में। अब अगर मुझे किसी पैराग्राफ को लिखना है, मान लो इस हेडिंग के बाद कोई पैराग्राफ लिखना है, तो उसके लिए हम जिस तरह H1 H2 H3 का यूज़ करते हैं, उसी तरह से हम पैराग्राफ के लिए पी टैग का यूज़ करते हैं। अगर नॉर्मली मुझे किसी पैराग्राफ को लिखना है तो हम पी टैग का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे पी टैग, अब यहाँ पे पी टैग का यूज़ करके इसमें कोई सैम्पल टेक्स्ट लिख सकते हैं, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो नॉर्मली पैराग्राफ है। ठीक है, और इसमें हम नॉर्मली टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर हमको हेडिंग बनाना है तो सिंपली हम H1 से H6 तक एज यू विश आप यूज कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पैराग्राफ के लिए हम पी टैग का इमेज को किस प्रकार से हम इंसर्ट करते हैं अपने HTML में। तो चलिए चलते हैं, हम इमेज को इंसर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने H1 से H6 तक और कुछ पैराग्राफ करके देखा था। सिंपली हम इसको हटा देते हैं, आप लोग आई होप कर लिए होंगे। ठीक है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ और मैं देखूंगा कि किस प्रकार से हम इमेज को अपने इंसर्ट करते हैं अपने HTML में। तो सबसे पहले हम एक H1 लिख लेते हैं और इसमें हम लिख लेते हैं इंसर्ट इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक इंसर्ट इमेज नाम की एक हेडिंग आ जाएगी। ठीक है, अब किसी भी इमेज को इंसर्ट करने के लिए सिंपली मुझे पहले उस इमेज को यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक इमेज को ब्राउज़र से डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से एक इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कनेक्ट तो कर लूँ यार, तुम लोग बहुत परेशान हो जाते हो। यहाँ पे आप इमेज को किसी भी डाउनलोड कर लो। किस इमेज को डाउनलोड करें यार? सिंपल इमेज या नेचर इमेज। नेचुरल इमेज, ठीक है, देखते हैं। हाँ, आ गई है थोड़ी नेचर की कुछ इमेजेस। तो यहाँ पे हम कोई अच्छी सी इमेज ले लेते हैं यार, जो लगे ये वाली। आई थिंक दैट इज़ अ गुड। ये सही रहेगी ना? बताओ यार भाई, क्या कौन सी इमेज डाउनलोड करें? ये वाली देखें। गुड। नहीं यार, ये नहीं सही है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं सही है। आप लोगों के अकॉर्डिंग सही होगी भी तो क्या, ये वाली ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज एज करेंगे और यहाँ से हम लोकेशंस को सेट कर लेंगे। डेस्कटॉप में मेरा कौन सा फोल्डर है? यहाँ पे मैंने एक फोल्डर है निखिल कोडिंग लैब का। यहाँ पे हमने OneShot.html का फोल्डर बनाया था। अरे यार, उसमें मैंने कोई फोल्डर ही नहीं बनाया था। तो यहाँ पे हम इमेज नाम का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। यहाँ से हम एक इमेज नाम का फ़ोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, और इस इमेज वाले फ़ोल्डर में हम एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। img1 नाम की इमेज हमने यहाँ सेव कर ली। कुछ और इमेज, थोड़ी इमेज और ले लेते हैं, नहीं तो मुझे बार बार यहाँ डाउनलोड करना पड़ेगा तो आप लोगों को शायद डिस्टर्ब हो। तो इसीलिए मैं, अरे यार वेबसाइट ही खुल गई, देखो यही तो प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे आके सेव इमेजेस और यहाँ देखो OneShot इमेज पे ही क्लिक है। img2 नाम से कोई इमेज डाउनलोड कर लो। ठीक है, img2 नाम से इमेज सेव कर लो इस वाले को। अब यहाँ पे हमने 2 इमेज, कुछ और इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, नहीं तो मुझे बार बार डाउनलोड करना पड़ेगा। यार ये ब्लर है, ये वाली देखें, ये भी ब्लर है यार। यार अच्छी क्यों इमेज नहीं मिल रही है? ब्लर ये भी है। सो कोई और देखें, अच्छी इमेज है ना, ये वाली अच्छी है, ये वाली बढ़िया है, ब्लर नहीं है। देखो है सेव इमेजेस एंड img3।
IMG3। सो यहाँ पे हमने एक इमेज, और अब बहुत हो गई यार, अब नहीं डाउनलोड करते हैं, बाद में देखा जाएगा जब यूज करना होगा मुझे। तो यहाँ पे हम आके इस इमेज वाले फोल्डर में एक इमेज को 3 इमेज उसको डाउनलोड कर लिया है, एक IMG1, IMG2 एंड IMG3। ठीक है, तो किसी भी इमेज को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले जिस तरह हम H1 हेडिंग को इंसर्ट करने के लिए H1 टैग का यूज़ करते थे, उसी तरह से हम किसी भी इमेज को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है IMG टैग। इमेज टैग नहीं, IMG टैग। फिर से बता देता हूँ, IMG टैग। ठीक है, तो अगर मुझे किसी भी इमेज को इंसर्ट करना है तो उसके लिए IMG टैग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम IMG लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो 2 चीज़ें ऑटोमेटिकली दे रहा है ये। अब देखो हमारा जो ये IMG टैग होता है, ये पेयर टैग या अनपेयर टैग होता है। टैग हमारे 2 तरह के होते हैं, और हमने तो केवल ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में बताया था, लेकिन जो मेनली टैग को होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है पेयर टैग, यानी जिसको हम ओपन किए हैं उसका पेयर बन जाए, और एक होता है पेयर टैग, यानी पेयर टैग एंड अनपेयर टैग होता है। पेयर टैग का सिंपली मतलब ये समझते हैं कि जो जब भी हम किसी टैग को ओपन करते हैं, जैसे हमारा HTML हमने टैग ओपन किया, ठीक है, तो HTML जब हमने टैग ओपन किया तो ये देखो उसी के साथ एक बंद हुआ है, ये हमारा हो जाता है पेयर टैग। ये हमारा क्या हो जाता है, पेयर टैग। ठीक है, ये हमारा पेयर टैग हो जाता है। और एक हमारा होता है, जैसे मान लो IMG टैग ले लो, ठीक है, और ये इस टैग को हम कहते हैं अनपेयर टैग। अनपेयर का मतलब ये होता है कि इसको अगर बंद करना है तो सिंपली इस तरह हम दे देते हैं। अब इसी तरह से हमारे कुछ और टैग होते हैं, जैसे BR टैग होता है। BR टैग जो होता है वो भी अनपेयर टैग होता है, यानी इसको बंद करने के लिए उसको पेयर्ड होने की नीड नहीं है। इसको बंद करने के लिए सिंपली एक ही बार खोल करके यहाँ पे स्लैश लगा देंगे, ये क्लोज भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो इस तरह के टैग होते हैं इनको हम पेयर टैग कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो IMG जो टैग होता है ये एक अनपेयर टैग होता है, ये आप लोगों को पता है। इसको हम यहाँ पे इस तरह बंद कर देंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे 2 चीज़ें होती हैं। मैंने कहा था एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस किया था, तो ये जो हमारे होते हैं इनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। अब इनका काम होता है कि जो IMG है उसके अंदर किस प्रकार की IMG इमेज लगी हुई है, और उस इमेज को, वो इमेज का नाम क्या है, उस इमेज के टाइटल क्या है, ये सब डिफाइन करने के लिए सिंपली हम SRC का यूज़, सिंपली इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे हम थोड़ी देर पहले इसको इस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग अचानक से यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ पीछे जाके वीडियो को देखिए ना। तो यहाँ पे हम एक किसी भी इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे IMG टैग का यूज़ करते हैं। तो हमें फिर से बता देते हैं, यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे हम IMG लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, या फिर आप नॉर्मली लिख सकते हैं। ठीक है, अब किसी भी इमेज को अपने उसमें वो करने के लिए मुझे उस इमेज की लिंक चाहिए होगी, तो वो इमेज कहाँ पर है उसको हमें देखना होगा। तो देखो किसी भी इमेज, जैसे मान लो हमारी इमेज कहाँ है, OneShot के अंदर एक इमेज टैग है, उसके अंदर एक IMG1 है इमेज, तो उसके अंदर हम लिखेंगे कि जो हमारा इमेज फोल्डर है, स्लैश का मतलब होता है उसी के अंदर, यानी SRC का मतलब होता है कि उस इमेज की लिंक हमें यहाँ प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, तो इमेज फोल्डर के अंदर देखो, इमेज फोल्डर के अंदर हमारा IMG1 टैग है, तो इमेज फोल्डर के अंदर है, तो IMG और स्लैश से अंदर आ गए। ठीक है, इमेज की फोल्डर के अंदर आ गए। उस फोल्डर के अंदर हमारी किस नाम की फाइल है, IMG1.jpg। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ। आई होप आप लोग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट मत होना यार, लेकिन समझो, थोड़ा कोशिश करो यार। IMG ही, ठीक है। SRC का मतलब होता है कि क्या यहाँ पे किसी चीज़ की लिंक देना। ठीक है, तो हमें उस इमेज को पाने के लिए उसकी पहले लिंक यहाँ प्रोवाइड करनी होगी। तो यहाँ देखो इमेज कहाँ पे हमारी रखी हुई है। सबसे पहले बात तो ये, हमारी इमेज रखी कहाँ हुई है। तो यहाँ देखो इमेज जो OneShot है उसके अंदर जो इमेज फोल्डर है, उस इमेज फोल्डर के अंदर हमारी 3 इमेजेस हैं। तो सिंपली अगर इस इमेज को हमें पाना है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले इमेजेस फोल्डर के अंदर जाना होगा। तो इमेजेस जो फोल्डर है,
ठीक है, इमेजेस फोल्डर है, उस इमेजेस फोल्डर के अंदर जाने के लिए हम स्लैश का यूज करते हैं। और उसके अंदर देखो हमारी 3 इमेजेस हैं, img1, img2, img3। ठीक है, तो हमें जिस इमेज को लेना है उसको हम लिख देंगे। img1 को हमें लेना है यहाँ पे img1.jpg विथ एक्सटेंशन के साथ लिखना है। ठीक है, तो इमेज स्लैश img1.jpg। अब अगर हम यहाँ पे देखें अपने फाइल में, तो देखो हमारी एक इमेज आ गई है, लेकिन इसकी विड्थ हाइट मुझे डिफाइन अपने अकॉर्डिंग करना है। तो उसके अंदर दो एज एट्रीब्यूट और होते हैं, विड्थ और हाइट नाम की। अगर यहाँ पे हम विड्थ देते हैं, यहाँ पे अगर हम विड्थ देते हैं 200 पिक्सल, तो देखो इसकी थोड़ी सी विड्थ कम हो गई है। अब जब हम केवल विड्थ देते हैं तो हाइट ऑटोमेटिकली ले लेता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं हाइट इतनी ही रहे और विड्थ कम हो जाए, तो उसके अंदर एक और हमारा होता है हाइट नाम का। हाइट यानी 100 पिक्सल अगर दे देंगे तो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, और हाइट देखो वो हो गई। अगर हम यहाँ पे 500 पिक्सल दे दें तो देखो हाइट 500 हो जाएगी, और इसकी जो विड्थ होगी उस इमेज की वो थोड़ी वो हो जाएगी। तो मैं हाइट को हटा दे रहा हूँ और इमेज को ले रहा हूँ img 200 पिक्सल। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे जो अल्ट है इसका देखो क्या यूज होता है। अल्ट का यूज क्या होता है, जैसे कभी कभी आप लोग वेबसाइट खोलते हैं तो देखते हैं कि जब भी img टैग का यहाँ पे जैसे मान लो नाम गलत हो गया या कुछ भी गलत हो गया, तो यहाँ इस तरह का आ जाता है ना। यानी कि अब यहाँ इसका मतलब ये है कि इमेज का पाथ गलत है, तो इसके लिए हम अल्ट टैग का यूज करते हैं। अल्ट टैग ये बताता है कि जब हमारी इमेज का पाथ गलत हो जाए या फिर जब इस src को उस इमेज की लिंक ना मिले, तब जो अल्ट टैग है ये काम करे। तो इसमें हम लिख देंगे इमेज नॉट फाउंड। ठीक है, तो अब जब आएगा देखो लिख जाएगा इमेज नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे काम करता है। अगर हम इसका URL सही कर दें तो ये वाला जो हमारा होगा ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो अब हमारा काम नहीं कर रहा, दैट्स इट। अब यहाँ पे हम देख लिए हमने कि किस प्रकार से इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं अपने HTML में। सो यहाँ पे हम वीडियो ऑडियो को अपने लगा करके देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैंने 2 फोल्डर और क्रिएट कर लिए हैं, एक ऑडियो नाम से, एक वीडियो नाम से। ठीक है, मैंने एक वीडियो ऑडियो नाम से फोल्डर क्रिएट किया, एक ऑडियो नाम से फोल्डर क्रिएट किया, और इसमें एक हम म्यूज़िक को लाके रख दिए हैं, और वीडियो को भी मैं एक यहाँ पे वीडियो लाके रख दिया हूँ। यानी आप लोग ये कर लेंगे कहीं से भी डाउनलोड करके, एक ऑडियो नाम के फोल्डर में एक ऑडियो रख देना है और एक वीडियो नाम के फोल्डर में एक वीडियो को रख देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। इतना करने के बाद जिस तरह हम इमेज को रख के थे, इमेज नाम के फोल्डर बना करके उसमें हमने 3 इमेज को रखा था, देन उसी प्रकार से ऑडियो वीडियो को भी रख देना है। फिर हम यहाँ अपने HTML में आ जाते हैं और यहाँ पे हम इमेज को हटा देते हैं। अब H1 का तो आप लोगों को पता ही है किस लिए यूज करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो टैग का यूज करके देखते हैं कि वीडियो टैग का यूज हम सिंपली किस प्रकार से अपने HTML में करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूज अ वीडियो टैग। ठीक है, यूज अ वीडियो टैग। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया। अब जिस प्रकार से एक हेडिंग को क्रिएट करने के लिए H1 का यूज करते थे, इमेज को क्रिएट करने के लिए img टैग का यूज करते थे, उसी प्रकार से वीडियो का यूज करने के लिए हम वीडियो टैग का यूज करते हैं। तो सिंपली वीडियो टैग का यूज कर लेते हैं। अब देखो इसमें भी src आ रहा है, यानी कि उसका लिंक देने के लिए आ रहा है। सिंपली अगर हम यहाँ पे इतना करने के बाद यहाँ पे हम वीडियो टैग का मान लो लिंक दे देते हैं, तो लिंक देना तो आप लोग जान ही गए हो कि जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर हमारा जो वीडियो है उसके अंदर हमारा जो वीडियो रखा है उसके अंदर रखा हुआ है। तो सिंपली जो फोल्डर है उसके अंदर हमारा एक वीडियो नाम का फोल्डर है, और फिर स्लैश से उस वीडियो के अंदर आ जाएंगे, और यानी vid1.mp4 नाम का एक वीडियो है। अब देखो क्या होगा, वीडियो तो आ जाएगा, लेकिन इसमें हमारा ना तो चल रहा है, ना तो कोई चलने का कंट्रोल है, ये सब चीज़ हम नहीं है। तो इसके लिए मेरे पास एक एट्रीब्यूट्स होता है, यानी कि इसको अपने कंट्रोल में लेने के लिए एक एट्रीब्यूट होता है कंट्रोल नाम का, कंट्रोल्स नाम का। ठीक है, ये जो एट्रीब्यूट है ये बताता है कि जो वीडियो है उसको तुम अपने अकॉर्डिंग चला सकते हो। उसमें तुम प्ले बटन यूज कर सकते हो,
उसमें तुम स्पीड बटन यूज कर सकते हो। अब देखो जैसे हमने कंट्रोल्स लगाया है, अब देखो जो हमारा जो वीडियो है उसमें हमारा स्पीकर का भी आ गया ऑप्शंस, जूम इन जूम आउट का भी आ गया, हमारा यहाँ प्ले बटन, स्पीड और डाउनलोड का भी ऑप्शंस आ गया, और यहाँ पे प्ले बटन का यूज हो गया। अगर हम वीडियो पे क्लिक करते हैं तो देखो वीडियो चलने भी लगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यार मुझे तो भक्ति गाने ही पसंद है, यार मुझे तो भक्ति गाने ही पसंद है। आप लोग कमेंट करके देखिए, बताइएगा कि आप लोगों को किस प्रकार के गाने पसंद है। सो यहाँ पे हमने वीडियो टैग का यूज किया, उसमें हमने जैसे कंट्रोल, अगर हम इसको हटा देते हैं, देखो अगर हम कंट्रोल को हटा देंगे तो केवल हमारा ऐसे वीडियो, ना तो इसको चला पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। लेकिन जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल का यूज कर देते हैं तो वीडियो को हम चला भी लेंगे और अब वीडियो को डाउनलोड भी कर सकेंगे, वीडियो की स्पीड भी तेज धीम कर सकेंगे। ठीक है, ये हमारा होता है वीडियो टैग। ठीक है, अब हम चाहते हैं, देखो जैसे हम इसको ओपन करते हैं, इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं पेज को, ठीक है, तो वीडियो को मुझे यहाँ पे चलाना पड़ता है। बट हम चाहते हैं कि जैसे हम इस पेज पे आए वीडियो ऑटोमेटिकली चलने लगे। तो उसके लिए एक हमारा एट्रीब्यूट और होता है, उसका नाम होता है ऑटो प्ले। जी हाँ, ऑटो प्ले क्या करता है, जो ऑटो प्ले हम करेगा, क्योंकि अब जैसे हमने यहाँ पे कंट्रोल्स दिया, एसआरसी दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हम ऑटो प्ले लगाते हैं, चलो यहाँ पे हमने ऑटो प्ले लगा लिया, तो यहाँ पे हमने ऑटो प्ले तो लगा लिया, अब यहाँ पे हमने ऑटो प्ले तो लगा लिया, बट अगर हमारे इसमें बहुत सारे ऑटो प्ले हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, सारे वीडियो एक साथ चलने लगेंगे। तो उसके लिए हमारा एट्रीब्यूट एक और होता है कि जब भी हम ब्राउजर को खोले, ये प्ले तो हो रहा है, देखो एक बार देखना, ये प्ले तो हो रहा है बट चल नहीं रहा है, देखना अभी यहाँ पे ये प्ले तो हो रहा है बट चल नहीं रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे एक एट्रीब्यूट है, जैसे हम अपना ब्राउजर खोलें तो ये चलने भी लगे और इसकी आवाज़ जो है वो म्यूट हो जाए, तो उसके लिए हमारा म्यूटेड यूज होता है। ठीक है, अब जैसे हम करेंगे तो चलने भी लगेगा वीडियो और यहाँ पे ऑटोमेटिकली म्यूटेड भी रहेगा। तो हमेशा जब भी हमारा ऑटो प्ले यूज किया जाएगा वो म्यूटेड के साथ यूज किया जाएगा। अगर हम म्यूटेड न लगाएं तो हमारा ऑटो प्ले काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारे 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं, यूज किया जाएगा जब म्यूटेड के साथ इसका यूज करेंगे तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम वीडियो टैग का यूज सिंपली इसमें कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ वीडियो टैग, अब अगर मुझे ऑडियो को यूज करना हो, ठीक है, इस तरह से अपने वीडियो टैग का यूज कर सकते हैं। अब अगर हमें ऑडियो टैग का यूज करना हो तो क्या करते हैं, तो जिस तरह हमें वीडियो टैग को लगाने के लिए वीडियो टैग का यूज करते हैं, देन उसी प्रकार से ऑडियो को यूज करने के लिए हम ऑडियो टैग का यूज करते हैं। अब ऑडियो टैग के अंदर भी हम एसआरसी को देते हैं। एसआरसी के अंदर हम देख लेते हैं कहाँ पे हमारा ऑडियो रखा हुआ है। तो ऑडियो के अंदर हमारा देखो एक ऑडियो नाम का फोल्डर, एक ऑडियो हमारा रखा हुआ है। तो ये सिंपली यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, ऑडियो। ठीक है, ऑडियो के अंदर ऑडियो 1 नाम का हमारा जो ऑडियो है वो रखा हुआ है, इसको हम ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर कंट्रोल इसमें भी अगर नहीं लगाते हैं तो हमारे कंट्रोल नहीं आते हैं। अगर देखें तो हमारा ऑडियो टैग तो आ जाता है, तो कंट्रोल लगा दो एक बार, देख रुक जाओ भाई, कंट्रोल। ठीक है, जैसे हम कंट्रोल लगाते हैं हमारा एक ऑडियो टैग भी आ जाता है। यहाँ पे देखिए ये ऑडियो टैग आ गया। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमारा वीडियो काम करता है उसी प्रकार से हमारा ऑडियो भी काम करता है। अब जैसे हम ऑडियो टैग लगा लेते हैं, अब यहाँ पे हम इसको चला के देखते हैं, तो देखो चल रहा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑडियो टैग भी चल रहा है। अब इसमें भी हम म्यूटेड और ऑटो कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। जैसे एक बार करके देख लेते हैं, ऑटो प्ले। ठीक है, अब इससे ऑटो प्ले हो जाएगा और साथ ही साथ देखो जैसे ऑटो प्ले लगा तुरंत म्यूटेड हो गया। अब देखो जैसे हमने पेज को देखो रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे देखना, मैंने पेज को रिफ्रेश किया, दोनों देखो चलने लगेंगे स्टार्टिंग से। देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये म्यूटेड हो गया और ये ऑटो प्ले हो गया है। देखो जैसे मैंने स्टार्ट किया ऑटो प्ले हो गया। सो यहाँ पे हम ऑडियो टैग का यूज करते हैं और ऑटो प्ले करने का यूज भी करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम वीडियो और ऑडियो टैग का यूज अपने HTML में कहीं भी लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है।
इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको हटा दे रहा हूँ और मार्क्यू टैग का यूज़ करके देखते हैं किस प्रकार से हम मार्क्यू टैग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हेडिंग में यूज मार्क्यू टैग, यूज मार्क्यू टैग। तो अभी देखो हमारा नॉर्मल यूज मार्क्यू टैग लिख के आएगा, ठीक है। अब मार्क्यू टैग का यूज करने के लिए हम सिंपली मार्क्यू टैग का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्यू का मतलब होता है कि अगर मुझे इस स्क्रीन पे किसी भी लाइन को लेफ्ट टू राइट ऑटोमेटिकली चलाना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं। अगर हम यूज करेंगे तभी आप लोग समझ पाएंगे। तो सिंपली मार्क्यू टैग लिख लेते हैं, मार्क्यू टैग, ठीक है। अब ये सब अभी के लिए हटा देते हैं क्योंकि अभी हम एट्रीब्यूट के बारे में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, कि क्या होते हैं इसके अंदर, कितने एट्रीब्यूट, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मूव लिख कर कुछ लिख दो, लिख दो आई एम HTML, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखो लिख के आ रहा है आई एम HTML, ये देखो ये देखो ये देखो चल रहा है, भाग रहा है भाई, भाग रहा है, अरे रुको 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 रुको, ठीक है। यहाँ पे आ गया आई एम HTML, ठीक है, यानी ये भाग रहा है, ठीक है। अब देखो भाई ये भाग रहा है, ठीक है, इस तरह। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम HTML का यूज करते हैं, यानी किसी भी वर्ड को या किसी पैराग्राफ को कह सकते हो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ले जाने के लिए, ऑटोमेटिकली चलाने के लिए हम मार्क्यू टैग का यूज करते हैं। अब इसके अंदर कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब एट्रीब्यूट्स का मतलब हमने बताया था कि जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी स्टाइलिंग कैसी होनी चाहिए, या फिर कह सकते हो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, कितनी तेज चलना चाहिए, ठीक है, कितनी फास्ट चलना चाहिए, कितनी बार चलना चाहिए, ये जो ऑटोमेटिकली चल रहा है इस पे अगर माउस लेके जाए तो किस प्रकार से ये इसका बिहेवियर चेंज होना चाहिए, ये सब हम किस प्रकार से करते हैं, वो एट्रीब्यूट एज अ एट्रीब्यूट डिफाइन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर मैक्सिमम 8 एट्रीब्यूट तो होते ही होते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है डायरेक्शंस नाम का। चलो हम यूज करके देखते हैं। जो डायरेक्शंस होता है, अभी देखो इसकी डायरेक्शन कैसी है, लेफ्ट टू राइट है, ठीक है, यानी राइट से ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन कर देते हैं इसकी अगर हम मार्क्यू टैग की अगर डायरेक्शन कर देते हैं, दूसरा वाला हम ले लेते हैं मार्क्यू टैग, और जिसकी हम डायरेक्शंस कर देते हैं लेफ्ट टू राइट, और कंट्रोल C, और इसकी हम डायरेक्शंस कर देते हैं लेफ्ट। अभी के लिए बिहेवियर हटा दो क्योंकि बिहेवियर अभी मैं बताऊंगा। और इसकी हम कर देते हैं लेफ्ट, और इसकी हम कर लेते हैं राइट। अब देखो, अब जो इसके अंदर मैंने कुछ लिखा यार नहीं है, तो इसके अंदर दो मूव ऑन, आई राइट मूव लिख दो, ठीक है, राइट मूव, और इसके अंदर लिख दो लेफ्ट मूव, या फिर लिखा रहने दो। तो देखो ये हमारा राइट की ओर जा रहा है और ये हमारा लेफ्ट की ओर आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम राइट को देंगे तो ये राइट की ओर जाने लगेगा, अगर लेफ्ट देंगे डायरेक्शन तो इसकी ये सिंपली डायरेक्शंस को चेंज करने के लिए हम डायरेक्शंस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। उसके अंदर हम लेफ्ट या राइट दे सकते हैं, इसके अंदर हम अप डाउन भी दे सकते हैं, लेफ्ट राइट ही नहीं अप डाउन भी दे सकते हैं। मैंने अप दिया, ठीक है। तो देखो ये दे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अप से होकर आ गया, ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर हम इसको डाउन देते हैं, डाउन, ठीक है, तो ये देखो नीचे की ओर आ रहा है। अब देखो जब हम अप और डाउन देते हैं तो देखो इसके अंदर स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है। तो चाहते हैं हम इसकी हाइट को थोड़ा इंक्रीज कर दें, तो उसके लिए हमारे पास हमारे पास बी स्पेस और एच स्पेस का यूज किया जाता है, यानी कि इसकी हाइट और विड्थ डिफाइन करने के लिए एच स्पेस और हाइट बी स्पेस का यूज किया जाता है। बी का मतलब होता है वर्टिकल स्पेस और एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल स्पेस। वर्टिकल स्पेस यानी अगर इसकी हाइट को मुझे बढ़ाना हो तो मुझे इसके लिए मुझे देना पड़ता है बी एच यानी वर्टिकल स्पेस। तो बी स्पेस हम दे देते हैं बी स्पेस, ठीक है। अगर हम बी स्पेस में दे देते हैं कोई भी वैल्यू, मान लो 40 पिक्सल,
ठीक है। तो देखो थोड़ी इसकी हाइट बढ़ गई है, ठीक है। अगर हम इसका कलर देखें चेंज करके, अब इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट हमारा होता है बीजी कलर नाम का। बीजी कलर इज इक्वल टू रेड। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं और 40 पिक्सल, अगर हम 40 पिक्सल दे देते हैं, थोड़ी और इंक्रीज कर दो, 400 पिक्सल कर दो, तो देखो यहाँ से हमारा यहाँ तक 400 पिक्सल इंक्रीज हो गया। यानी इसको ऊपर से नीचे लाने के लिए हमारा 400 बी स्पेस हो गया, यानी वर्टिकल से ऊपर से थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है। तो ये हमारा होता है वी स्केप स्पेस। अगर हम कलर आप देखेंगे, कलर देखना अभी आप, यहाँ पे अगर हम एच स्पेस दे देते हैं, एच स्पेस, तो देखो अब इसकी विड्थ इतनी केवल मुझे डिफाइन होगी कि जो एच स्पेस होता है वो हॉरिजेंटल हाइट विड्थ को कम करता है, और जो वी स्पेस होता है वो वर्टिकल हाइट स्पेस को, हाइट और विड्थ स्पेस को कम करता है। अब इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब एक हमारा होता है इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब जो एक हमारा होता है वो होता है बिहेवियर, इसका कैसा होना चाहिए। जब भी हम मार्केट टैग को क्रिएट करते हैं तो एक बिहेवियर आता है। एक और इसका हमारा क्या होता है, एक इसका एक एट्रीब्यूट और होता है बिहेवियर नाम का, बिहेवियर नाम का, ठीक है, बिहेवियर नाम का। आप लोग आई थिंक स्पेलिंग सही लिखना, ठीक है, नहीं तो आएगा नहीं। तो बिहेवियर में हमारी 3 वैल्यूज होती हैं, एक होता है स्क्रॉल, एक होता है स्लाइड, एक होता है अल्टरनेट। तो जो स्क्रॉल होता है, अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल दे देते हैं, देखो अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल दे देते हैं तो कुछ नहीं होगा, ये नॉर्मली पहले जैसे चलेगा कि इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्क्रॉल ही होती है। यहाँ पे देखो नॉर्मली ये चल रहा है स्क्रॉल एज आ, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे स्लाइड देते हैं, ठीक है, तो स्लाइड की तरह होएगा, यानी कि एक बार जाएगा फिर रुक जाएगा, एक बार जाएगा बस रुक जाएगा, ये हमारा होता है स्लाइड। अब अल्टरनेट का मतलब ये होता है, स्लाइड का मतलब सिंपली ये होता है कि एक बार जाएगा और रुक जाएगा, और जो अल्टरनेट का मतलब होता है अल्टरनेट, ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये यहाँ से जाएगा और यहाँ तक रुक आएगा, फिर यहाँ से आएगा यहाँ इस साइड से, यानी इस साइड से आने लगेगा, यानी लेफ्ट से राइट जाएगा, राइट से लेफ्ट आने लगेगा। अभी एक हम इसको अभी ना देख करके अभी हम एक देखते हैं स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट क्या करता है, इसकी स्पीड को डिफाइन करता है। स्क्रॉल अमाउंट इसकी स्पीड को डिफाइन करता है। वैसे मान लो 3 कर दिया, बहुत देखो स्लो हो गया, ठीक है, काफी ज्यादा, हमने 10 कर दिया, देखो काफी तेज हो गया, हमने 20 कर दिया, तो देखो काफी ज्यादा तेज हो गया, हमने 50 कर दिया, काफी ज्यादा तेज हो गया। देखो अब हमने अल्टरनेट दिया है, अब अल्टरनेट में हमने कहा था यहाँ पे जाएगा फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यानी लड़के वापस आ जाएगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो ये हमारा होता है स्क्रॉल अमाउंट। अब एक और हमारा एट्रीब्यूट होता है लूप नाम का। अब लूप क्या करता है, ये हमारा जो वो जो लड़के वापस आ रहा था वो कितनी बार चलना चाहिए टेस्ट। देखो मैंने 1 दिया, केवल ये 1 बार चलेगा, बस रुक जाएगा, ठीक है। और इसी तरह काम करता है स्लाइड भी, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 दिया तो यहाँ पे केवल ये 2 बार जाएगा, केवल 2 बार काम करेगा। एक बार लड़के वापस आएगा, फिर दूसरी बार जाएगा, दूसरी बार लड़के वापस आके रुक जाएगा, ठीक है। तो ये 2 बार स्क्रॉल होगा। तो ये हमारा होता है लूप। अब हमने यहाँ पे बिजी कलर देख ही लिया है कि किसी भी चीज को कलर देने के लिए बिजी कलर का सिंपली यूज करते हैं। यहाँ पे हम लूप हटा देते हैं। अब हम एक और चीज देते हैं, एक हम इसमें 2 चीजें और होती हैं, ऑन माउस ओवर एंड ऑन माउस लीव, यानी जब माउस उस पर लेके जाए तो वो कैसा उसका बिहेवियर होना चाहिए। तो अगर हम ऑन माउस ओवर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम ऑन माउस ओवर करेंगे, आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ऑन माउस ओवर करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम ऑन माउस यानी अगर उस पर हम माउस अगर लेकर जाएं तो ये क्या हो जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए। और स्टॉप एज अ फंक्शन देते हैं, यहाँ पे स्टॉप एज अ फंक्शन देते हैं। अब हम जब इस पे लेके जाएंगे माउस, देखो रुक जाएगा, ठीक है। अब जब हम हटा दिए तो ये चलना नहीं, अब ये रुका ही रहेगा।
तो जैसे मैंने इस पे माउस लेके गया तो रुक गया, अब ये नहीं चलेगा। अगर हमको इसको जैसे हम इस पे माउस लेके जाए रुक जाए, और जैसे हम इस पे माउस हटाएं वो फिर से स्टार्ट होने लगे, तो उसके लिए हमारा एक और फंक्शन होता है ऑन माउस लीव, ऑन माउस लीव, ठीक है। एक हमारा और उसके अंदर हमें लिखना होता है स्टार्ट, मुझे उसके अंदर लिखना होता है स्टार्ट एज अ फंक्शन। आई थिंक कुछ गलत हो गया है, सही तो है यार। देखो यहाँ पे लेके गए, देखो अभी देखना बहुत तेज भागता है, थोड़ी इसकी स्पीड थोड़ी कम कर दें यार, नहीं तो आई थिंक 20 कर दें, सही रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखो, आई होप आप लोगों को दिख रहा है, इस पे लेके गए हटाए चलने लगा, फिर लेके गए हटाए चलने लगा, ठीक है। तो इतने एट्रीब्यूट का हम यूज करते हैं अपने इसमें मार्क्यूट टैग में। तो सबसे पहले हम जिसका कर लेते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होना, किसी भी टेस्ट को लेफ्ट टू राइट, राइट टू यानी मूव कराने के लिए हम मार्क्यूट टैग का यूज करते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब किसी भी टेस्ट को अगर मूव कराना है उसके लिए कई सारे मैटर, किसी टेस्ट को तेज मूव कराना है, किसी टेस्ट को एक ही बार मूव कराना है, ठीक है। तो इनके लिए हम कई सारे एट्रीब्यूट्स लगा सकते हैं। अब एक हमारा होता है बिहेवियर। बिहेवियर क्या करता है, उसकी स्पीड को यानी उसके बिहेवियर को डिफाइन करता है कि ये अल्टरनेट होना चाहिए, या तो फिर स्लाइड होना चाहिए, तो फिर स्क्रॉल होना चाहिए, ठीक है। और अल्टरनेट क्या करता है, ये लेफ्ट टू राइट जाता है, राइट टू लेफ्ट जाता है। और स्लाइड क्या करता है, वो एक बार जाके स्लाइड होकर रुक जाता है। और स्क्रॉल एज अ इसका डिफॉल्ट वैल्यू होती है, वो नॉर्मली चला करती है, ठीक है। अब स्क्रॉल अमाउंट क्या करता है, स्क्रॉल अमाउंट करता है कि जो हमारा लिखा हुआ है, जो हमारा टेस्ट लिखा हुआ है, जो टेस्ट मूव कर रहा है उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा हम इसके अंदर नंबर पास करते हैं, ठीक है। तो स्क्रॉल अमाउंट किसी भी टेस्ट की किसी भी स्लाइड की इमेज को स्पीड को डिफाइन करता है। अब ऑन माउस और ऑन माउस लीव का क्या मतलब होता है। अब ऑन माउस और अगर हम माउस लेके जाए तो क्या हो जाना चाहिए, वो स्टॉप हो जाना चाहिए। अगर ऑन माउस लीव करें यानी माउस को अगर उस पे से हटाएं तो क्या हो जाना चाहिए, वो फिर से स्टार्ट हो जाना चाहिए। सिंपल इसका यूज करते हैं। अब और एक हमारा एट्रीब्यूट होता है डायरेक्शंस नाम का। डायरेक्शंस का अगर इसकी लेफ्ट टू राइट डायरेक्शंस यानी वो लेफ्ट से आ रहा है तो हम चाहते हैं अगर वो राइट से आने लगे तो सिंपली हम उसकी डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर चार वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है। अब देखो एक दो हमारे और होते हैं, एक होता है एच स्पेस, एक होता है बी स्पेस। एच स्पेस क्या करता है, उसकी हाइट को डिफाइन करता है, सॉरी उसकी विड्थ को डिफाइन करता है। और जो एच स्पेस होता है, सॉरी वी स्पेस जो होता है वो उसकी हाइट को डिफाइन करता है। बी स्पेस का मतलब होता है वर्टिकल स्पेस, और हाइट एच स्पेस का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल स्पेस। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो मार्क्यूट टैग अगर समझ में आ गया है ना तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा आई अंडरस्टूड, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम मार्क्यूट टैग को समझ लेते हैं। अब हम देखते हैं कि फॉर्म क्या होता है और इसको हम किस प्रकार से यूज करते हैं। बट फॉर्म को यूज करने से पहले हम इनपुट टैग का यूज करना देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनपुट टैग हमारे HTML में क्या होता है। यार अब तो बहुत कम बचा है ना, फॉर्म देखेंगे, बटन देखेंगे, फिर लिस्ट देखेंगे, टेबल देखेंगे, बस खत्म। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे में ये क्या होता है, इनपुट टैग क्या होते हैं और इनका यूज क्यों करते हैं। तो यहाँ पे हम HTML पे आ जाते हैं और मार्क्यूट टैग को हम आई थिंक हटा देते हैं क्योंकि अब आप लोगों को समझ में आ ही गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्यूट टैग को हटा देते हैं जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और कोई बात नहीं है, इसे लिखने में क्या है, लिखा रहने देंगे, बट इसको आप लोग कंफ्यूज ना हो इस पे मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ यूजर इनपुट टैग, ठीक है। और अब इस टैग को भी हम थोड़ी देर के लिए क्लोज कर देते हैं जिससे आप लोगों को बढ़िया अच्छे से दिखे। सो यहाँ पे हम अरे रुक जाओ बेटा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम। यहाँ पे हम H1 टैग को हमने ओपन किया, अब देखते हैं इनपुट टैग क्या होता है। तो सिंपली ये समझ लो, किसी चीज को लिखने के लिए यानी इनपुट लेने के लिए हम इनपुट टैग का यूज करते हैं। जिससे नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, हम है ना समझाने के लिए। तो यहाँ पे हम सिंपली इनपुट बना लेते हैं और किसी भी इनपुट, अब इसकी हम टाइप को डिफाइन कर देते हैं कि जो इनपुट है ये एक बॉक्स क्रिएट करता है। इस बॉक्स के अंदर हमें किस तरह की वैल्यू चाहिए, तो हमें उसके अंदर टेस्ट की वैल्यू चाहिए। जैसे हम एक बार रन करा के इसको देखते हैं और तब आके आपको समझ में आएगा।
तो जैसे यहाँ पे हमने यूज अ इनपुट टैग लिखा है, उसके अंदर देखो हमने कहा था अभी कि जो इनपुट टैग होता है वो एज अ जो इनपुट टैग होता है उसके अंदर एक इनपुट टैग क्या करता है, एक बॉक्स को क्रिएट करता है, उसके अंदर जो टाइप अगर टेस्ट है तो जब भी हम इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे तो इसकी टाइप टेस्ट हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब जब भी हम इनपुट टैग को करते हैं, इसी तरह से हमारे फॉर्म होते हैं, जब भी फॉर्म किसी को क्रिएट करना होता है तो सिंपली हम इसका यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इनपुट टैग अगर हम टाइप अगर टेस्ट उसकी दे देते हैं, ठीक है, तो अगर टाइप हम उसके टेस्ट दे देते हैं तो सिंपली उसके अंदर हम जो भी कुछ लिखते हैं तो वो टेस्ट की तरह लिख के आता है। इसी तरह से हमारे और इनपुट अगर टैग खोल लें, ओपन कर लें, अभी हमने बताया था अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो, ठीक है, तो इससे हमारा डुप्लीकेट हो जाता है टेस्ट। तो अगर हम इसकी वैल्यू यानी टाइप की वैल्यू अगर हम क्या कर दें, पासवर्ड दे दें, जैसे हमने यहाँ पे पासवर्ड कर दिया, तो जब भी हम इसके अंदर कुछ लिखेंगे, देखो इसके अंदर कुछ लिखेंगे तो हमारा इसकी क्या है, पासवर्ड है, ठीक है, तो इसके अंदर पासवर्ड लिख के आएगा। अगर यहाँ पे हम इसकी वैल्यू नंबर दे दें, इसकी वैल्यू हम अगर नंबर दे दें, तो अगर इसमें अगर कोई भी ABCD लिखेंगे, जो कसम से भाई हम अल्फाबेट ही लिख रहा हूँ, मैं अल्फाबेट कसम से भाई, मैं अपनी लैपटॉप की कसम खा के कहता हूँ भाई मैं अल्फाबेट ही लिख रहा हूँ, ठीक है, बट यार क्या करूं, लिख ही नहीं रहा है। तो इसके लिए हम अगर नंबर लिख रहे हैं तो भाई देखो नंबर लिख रहा है, बट अगर मैं अल्फाबेट लिख रहा हूँ, देखो कसम से मैं भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कसम से मैं यही लिख रहा हूँ अल्फाबेट, मैं अपनी लैपटॉप की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं अल्फाबेट लिख रहा हूँ, बट ये नहीं लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर नंबर लिखेंगे तो नंबर आएगा, यहाँ से हम इंक्रीज भी कर सकते हैं अपने नंबर को, डिक्रीज भी कर सकते हैं अपने नंबर को, ठीक है। तो इनपुट टैग के अंदर हम किसी चीज को लिखना हो तो हम नंबर का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर और यहाँ पे अगर इसके अंदर हमें ना तो नंबर लिखना है ना तो लिखना है, हमें एज अ ईमेल करके टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, तो इसके अंदर हम सिंपली ईमेल दे देंगे, ठीक है। तो जब भी हम इसको करेंगे और जब भी फॉर्म सबमिट करेंगे तब हमेशा ये पूछेगा कि इसमें हमें @ लगाना जरूरी है क्योंकि ये ईमेल है, ठीक है। तो इस तरह के हमारे टैग होते हैं। इनपुट टैग के अंदर हम इतनी चीजों का यूज करते हैं, अपना जब भी फॉर्म को क्रिएट करते हैं तो उसमें इतनी चीजों का रिक्वायर्ड जरूर होती है। तो एक टेस्ट होता है, एक पासवर्ड होता है, एक नंबर होता है, एक ईमेल होता है, ठीक है। इसके अलावा अब और सारे हमारे इनपुट टैग्स होते हैं जिनके अंदर हम कुछ और चीजें कर सकते हैं, जैसे हमारा रेडियो बटन होता है, चेक बॉक्स होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एक इनपुट टैग और बना लिया, यहाँ पे नेम और आईडी, ये तो आप लोगों के लिए अभी के लिए यूज नहीं है, सो इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं कि नेम और आईडी क्यों देते हैं। बट यहाँ पे अगर हम इसको रेडियो बटन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे एक हमारा होता है रेडियो, अब रेडियो अगर बटन करते हैं तो यहाँ पे देखो ये रेडियो की तरह आ गया, ठीक है यहाँ पे। और सो यहाँ पे अगर हम चेक बॉक्स करते हैं तो यहाँ पे हमारा चेक बॉक्स आ जाएगा। अब देखो ये सब देखो एक लाइन में आ रहे हैं, तो इनको मुझे दूसरी लाइन पे लेके आना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक BR टैग होता है उसका यूज करते हैं। अगर हम इस इनपुट टैग के बाद जो ये दूसरा वाला इनपुट टैग है इसको मैं दूसरी लाइन में लेके आना चाहता हूँ, तो जो इनपुट टैग मैंने खोला है इसके जस्ट बाद हम एक BR टैग लगा देंगे और ये जो इनपुट टैग है दूसरी लाइन पे आएगा। इसी तरह इसके बाद वाला जो इनपुट टैग है इसको भी दूसरी लाइन पे लाना चाहता हूँ, इसके अंदर BR भी सेम, इसके बाद वाला, इसके बाद भी, इसके बाद वाला, इसके बाद भी, ठीक है। इसी तरह हम BR टैग का जब यूज करते हैं तो जितने भी टैग होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप नीचे आते चले जाएंगे। अब देखो जो हमारा पहला टैग होता है, वो होता है नेम का। तो यहाँ पे जब भी हम इसको ओपन करते हैं तो देखो नहीं दिख रहा है कि कौन सा किसके लिए यूज किया गया है। तो इस चीज को हम सॉल्व करने के लिए एक हमारा एट्रीब्यूट और होता है जिसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर। जी हाँ, प्लेस होल्डर ये बताता है कि इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए। जैसे मैंने नेम लिख दिया, अब जब भी हम देखेंगे तो इसमें एज अ डिफॉल्ट वैल्यू नेम लिख के आएगा, बट जैसे इसमें हम कुछ लिखने लगेंगे तो वो डिफॉल्ट वैल्यू हट जाएगी, जैसे हटा देंगे एज अ डिफॉल्ट वैल्यू नेम। इसी तरह हम इसमें भी लगा सकते हैं एज अ डिफॉल्ट वैल्यू। इसके अंदर हमारी डिफॉल्ट वैल्यू ये किस चीज का है, पासवर्ड का है, ठीक है। सेम इसके अंदर भी यही काम करेंगे हम, ठीक है, और इसके अंदर भी हम यही काम करेंगे। और यहाँ पे हम दे देंगे नंबर और यहाँ पे हम दे देंगे ईमेल,
ठीक है। अब देखो ये नेम का हो गया, ये पासवर्ड का हो गया, ये नंबर का हो गया, ये ईमेल का हो गया। तो ये नेम हो गया, ये पासवर्ड हो गया, ये हमारा नंबर हो गए हैं, ठीक है, और ये हमारा ईमेल हो गया। अब देखो ये एक हमारा चेक बॉक्स, ये हमारा रेडियो बटन होता है, ये हमारा चेक बॉक्स होता है। इन सबका यूज हम अपने इनपुट टैग के लिए करते हैं। तो ये हमारा होता है इनपुट टैग, ठीक है। तो आई होप आप लोग इनपुट टैग का यूज करना जान गए होंगे। और हमारा एक और होता है सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट टैग क्या करता है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। जो सिलेक्ट टैग होता है वो जैसे हम सिलेक्ट टैग का यूज करेंगे तो देखो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने का हमें मुझे ऑप्शन देता है। जब भी हम सिलेक्ट का यूज करते हैं सिलेक्ट टैग का, तो वो क्या करता है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दे देता है, ठीक है। अब इस सिलेक्ट टैग के अंदर हमारा एक टैग होता है ऑप्शन टैग, ठीक है। अब उस ऑप्शन टैग के अंदर मुझे जैसे मान लो लिखना है HTML, ठीक है। अब इसी तरह मुझे इस सिलेक्ट टैग के अंदर ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसके अंदर मुझे कितने ऑप्शन चाहिए, तो मान लो मैंने 3 ऑप्शंस खोल लिए हैं। सबसे पहला ऑप्शन HTML, दूसरा ऑप्शन CSS और तीसरा ऑप्शन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो देखो जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखो हमारी 3 चीजें आ गई हैं। एक कसम से भाई देखो 3 चीजें आ रही हैं यार। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है। तो चलिए चलते हैं हम एक फॉर्म क्रिएट करके देखते हैं। इसी इनपुट टैग का यूज करके एक अपने फॉर्म को क्रिएट करके देखते हैं और एक फॉर्म को अच्छे से बनाते हैं, क्योंकि ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम इनपुट टैग को पढ़ चुके हैं और यहाँ पे यूज फॉर्म का एक देखते हैं, ठीक है। तो एक हम यहाँ फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हम अभी के लिए इसको हटा देते हैं, क्योंकि आई होप कि आप लोगों ने लिख भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं। अगर आप लोग देखना चाहें तो एक बार अच्छे से इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब यहाँ से मैं इसको सब कुछ हटा देता हूँ और यहाँ से मैं एक फॉर्म टैग बनाता हूँ। सबसे पहले किसी भी फॉर्म टैग को बनाने के लिए मुझे उसकी एक हेडिंग दे देना होता है H1। अब यहाँ पे हम लिख देंगे माई फॉर्म, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया माई फॉर्म। तो देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो माई फॉर्म यहाँ पे आ गया। अब माई फॉर्म के अंदर मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले नेम चाहिए, फिर किसी फॉर्म को बनाने के लिए नेम है, ईमेल है, कोई नेम चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, उसका मोबाइल नंबर चाहिए। मैं ये 4 चीजें इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, किसी भी यूजर का नेम चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमने बताया था पैराग्राफ होता है टैग, तो या तो फिर हम पी टैग ओपन कर लें। अगर पी टैग को ओपन नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली हम लिख सकते हैं नेम, ठीक है। नेम के बाद ये लगा लेंगे और उसके बाद हम लिख लेंगे एक इनपुट टैग, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, टेक्स्ट लिख लेंगे और एक हम प्लेस होल्डर इसके अंदर लिख लेंगे। हम प्लेस होल्डर किस लिए देते हैं, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू दिखाने के लिए, और उसके अंदर लिख लेंगे हम इंटर योर नेम, ठीक है। तो कुछ हमारा देखो इस तरह का आ जाएगा, एक नेम आ गया और एक हमारा नेम के बाद इंटर योर नेम आ गया। अब सिंपली इसके बाद हम आएंगे एक BR टैग लगाएंगे, जिससे हम इसके आगे वाला कुछ भी लिखें तो वो एक नई लाइन पे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर लिया। अब हम सिंपली एक ईमेल लेते हैं, ठीक है, या तो फिर हाँ ईमेल ले लो, ठीक है। एक ईमेल लेते हैं और ईमेल के बाद हम एक इनपुट टैग ओपन कर लेते हैं। उसका जो टाइप होता है वो हम ईमेल लिख लेते हैं एंड एक हम प्लेस होल्डर दे देते हैं, ठीक है, इंटर योर ईमेल। और फिर से हम क्या करते हैं, एक BR टैग लगा लेते हैं। देन एक हम पासवर्ड दे देते हैं, ठीक है। अब पासवर्ड यहाँ पे पासवर्ड लिख लेते हैं और सिंपली यहाँ पे प्लेस होल्डर ले लेते हैं इंटर योर पासवर्ड, इंटर योर पासवर्ड।
ठीक है, फिर हम एक br टैग लगा लेते हैं जिससे हमारा ये नई लाइन पे आ जाए। अब नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, ठीक है, नेम, ईमेल, पासवर्ड। अब और चीजें भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे मान लो हमने एड्रेस भी लिख लिया। अब एड्रेस टैग ही आ गया यार, देखो ये मुझे कुछ ज्यादा ही वो दे देता है। मैं जानता हूँ भाई तुम आप होशियार हो, तुम इंटेलिजेंट हो, बट इतना भी नहीं यार कि जो मुझे नहीं चाहिए वो भी तुम दे रहे हो। तो यहाँ पे एज एड्रेस एज मुझे टेस्ट के थ्रू लेना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे प्लेस होल्डर इंटर एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम यहाँ के br लगा दें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा इस तरह से कुछ आ गया फॉर्म। अब देखो एक नए लाइन पे तो आ गया, लेकिन इसके बीच देखो थोड़ी थोड़ी गैपिंग नहीं है, तो मुझे थोड़ा कम अच्छा लग रहा है आई थिंक। तो यहाँ पे हम जहाँ एक br लगाते थे वहां डबल br लगा देंगे, कुछ नहीं करना है, मेरे पास दो दो स्पेस हो जाएंगे। अभी हम आगे चल के अगर CSS का यूज करेंगे तो हम काफी ज्यादा अच्छा फॉर्म बना लेंगे, बट अभी के लिए हम इस तरह नॉर्मल फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये फॉर्म समझ में आएगा। अभी हम आगे चल के बटन भी पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम बटन का यूज भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम बता देते हैं कि बटन को किसी भी बटन को क्रिएट करने के लिए हम बटन टैग का यूज करते हैं और उसमें हम लिख देते हैं सबमिट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा बटन भी बन गया और सबमिट भी हो गया। यहाँ पे अपना नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अपना ईमेल भी लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे अपना पासवर्ड लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे अपना एड्रेस और फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ये हमारा एक नॉर्मली एक फॉर्म बन गया, ठीक है। अभी अगर इसमें CSS का यूज करें तो इसी फॉर्म को थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इसकी स्टाइलिंग करके थोड़ा इसको और अच्छा बना सकते हैं, बट अभी के लिए हम एक नॉर्मली सा एक फॉर्म हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे आगे कि बटन्स क्या होते हैं एंड इसका हम किस लिए यूज करते हैं। जो हमारा बटन्स होते हैं ये हमारे कितने टाइप्स के होते हैं और इसका हम किस लिए यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने बटन की। तो सिंपली बटन का काम ये होता है कि जब भी हम मुझे किसी भी फॉर्म को फिल करना है और फिल करके उसको सर्वर तक पहुंचाना है, यानी जब भी हम बटन पे क्लिक करें तो इनपुट के का डाटा, जैसे मान लो जो हमारा ये इनपुट लिखे हुए हैं जैसे नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, इनका डेटा मुझे सर्वर तक पहुंचाना है। अभी आगे चल के आप बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बनाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइटें बनाएंगे, उसमें फॉर्म का यूज किया जाएगा। अब उस फॉर्म का यूजर लॉगिन करेगा, तब उस लॉगिन का डेटा मुझे एज अ डेटाबेस में सेव करना पड़ेगा, सर्वर तक पहुंचाना पड़ेगा। रजिस्टर करेगा यूजर, उसका डेटा हमें सर्वर तक पहुंचाना करेगा। तो उसमें जब फॉर्म को यूजर जब एज अ फॉर्म सबमिट करे तो किस प्रकार से डेटा को सर्वर तक पहुंचाना है वो करता है हमारा बटन काम, ठीक है। तो बटन का सिंपली यूज होता है किसी भी फॉर्म को सबमिट करने के लिए। तो अगर हम बात करें बटन, तो बटन सिंपली हमारे 3 टाइप के होते हैं हमारे HTML में। तो जो बटन होते हैं हमारे 3 टाइप के होते हैं HTML में। पहला हमारा होता है सबमिट बटन। सबमिट क्या करता है, जब भी हम पेज को जब भी फॉर्म को हम अपने सबमिट करते हैं तो पेज को रिलोड कर देता है, सिंपली सबमिट कर देता है। सबमिट करके वो पेज को एज अ रिलोड कर देता है, ये हमारा होता है सबमिट फॉर्म। जो रीसेट फॉर्म होता है, यानी रीसेट जो बटन होता है वो क्या करता है, वो पेज को रिलोड नहीं करता है बल्कि अपने फॉर्म को रीसेट कर देता है। यानी जो फॉर्म भरा गया है, जैसे हमारा ये फॉर्म है, अगर हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो क्या करता है, इस वाले जो इसमें जो फॉर्म में जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको रीसेट कर देगा, इसको हमारा क्या कर देगा, रीसेट कर देगा, ठीक है, और पेज को रिलोड नहीं करेगा। लेकिन जो सबमिट वाला होता है वो क्या करता है, पेज को हमारा रिलोड कर देता है। अब एक होता है हमारा बटन टैग, और बटन टैग जो होता है वो हमारा एज अ टैग यूज किया जाता है बटन, उसको हमेशा फॉर्म टैग के अंदर दिया जाता है, तब वो सही से काम करता है। तो सिंपली 3 प्रकार के हमारे बटन होते हैं, सबमिट बटन, रीसेट बटन एंड बटन। जो सबमिट और रीसेट बटन होते हैं वो हमारे इनपुट टैग के अंदर दिए जाते हैं। जिस प्रकार से यहाँ उसकी टाइप हम सबमिट पासवर्ड कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, सिंपली उसी तरह से एक हम इनपुट टैग बनाते हैं, उसकी टाइप हम सबमिट कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 बटन बना लिए हैं, 2 इनपुट टैग बना लिए हैं। एक की हम वैल्यू दे देते हैं सबमिट, और एज एक और हमने बना लेते हैं
और उसकी वैल्यू दे देते हैं रीसेट। ठीक है, हमने 2 बटन बना लिया है। अब देखो क्या करेंगे। ठीक है, एक हमने फॉर्म सबमिट कर लिया है और एक, अब देखो इसमें अगर हम कुछ लिखते हैं तो जब भी हम रीसेट पे क्लिक करेंगे, देखो एक काम और करना है, इस सब चीजों को मुझे फॉर्म टैग के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, जो ये हमारा है इसको मुझे फॉर्म टैग यहाँ पे हम फॉर्म को रखते हैं। और यार 1 सेकेंड, फॉर्म रीसेट क्यों नहीं हो रहा है एक्चुअली। अरे यहाँ पे हम रीसेट पे क्लिक करते हैं, देखो फॉर्म रीसेट हो गया। हाँ, तो हमें फॉर्म को हमेशा किसी भी अगर फॉर्म को रखना है तो उसको हमें फॉर्म टैग के अंदर रखना पड़ेगा। कोई भी फॉर्म बनाना है तो सिंपली सही तरीका हमारा होता है फॉर्म टैग के। अगर हम फॉर्म टैग के अंदर नहीं देंगे तो हमारा फॉर्म सही से काम नहीं, हमारे जो बटन होंगे वो सही से काम नहीं करेंगे। तो सिंपली हम एक फॉर्म टैग बनाएंगे, उसके अंदर अपने इनपुट टैग्स को देंगे एंड हम उसके अंदर 2 बटन बना लेते हैं, एक सबमिट नाम का, एक रीसेट नाम का। अब एक हमारा बटन और होता है एज अ बटन टैग। ठीक है, एज अ बटन टैग। ठीक है, तो हमारे 3 ये बटन है। देखो अब जो बटन टैग होता है, देखो यहाँ पे 3 बटन है। अब जो सबमिट बटन है, हमने बताया था सबमिट जो बटन होता है वो पेज को रिफ्रेश कर देता है, यानी जब भी हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो फॉर्म को भी सबमिट करता है और साथ ही साथ पेज को भी रिफ्रेश कर देता है। और जो इनपुट जो रीसेट बटन होता है वो केवल फॉर्म को रीसेट करता है, ना कि पेज को रीलोड करता है। ठीक है, और जो सबमिट बटन होता है वो एज अ रीसेट बटन की तरह भी काम करता है, यानी पेज को भी रीसेट करेगा और फॉर्म को भी सबमिट करेगा। ठीक है, तो बटन टैग जो होता है वो सबमिट और रीसेट दोनों की तरह काम करता है, और जो सबमिट होता है वो पेज को रीलोड कर देता है और फॉर्म को भी क्लियर कर देता है, और जो रीसेट होता है वो केवल फॉर्म को क्लियर करता है। हम देखते हैं एक बार करके, यहाँ पे हम कुछ भी एज अ लिख लेते हैं। अरे यार, यहाँ पे हम कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे मान लो। ठीक है, और यहाँ पे देखो सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखना आराम से अच्छे से। यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया, देखो मुझे यहाँ पे हमने ईमेल दिया है, इसीलिए मुझे @@ कह रहा है कि देना रिक्वायर्ड है। ठीक है, @gmail.com। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखो पेज को भी रिफ्रेश कर दिया और फॉर्म को भी सबमिट कर दिया। ठीक है, बट अगर हम देखो यहाँ पे रीसेट बटन देते हैं @gmail.com। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रीसेट कर रहे हैं। रीसेट में देखो पेज हमारा रिलोड नहीं होगा, केवल फॉर्म ही हमारा रीसेट होगा। देखो फॉर्म रीसेट हुआ और हमारा जो पेज होगा रिलोड नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह रीसेट काम करता है। और बटन क्या करता है, ये दोनों तरह से काम करता है, सबमिट की तरह भी और रीसेट की तरह भी। फॉर्म को भी रीसेट कर देगा @gmail.com, और यहाँ पे पासवर्ड मैंने दे दिया, कुछ एड्रेस दे दिया। अब देखो फॉर्म को भी रीसेट कर देगा, यानी फॉर्म को भी रीसेट करके और फॉर्म को भी सबमिट कर देगा, पेज को भी रीलोड कर देगा। देखो ठीक है, तो ये हमारे 3 तरह के बटन होते हैं। तो सिंपली हम बटन टैग का यूज कर सकते हैं, या तो फिर इनपुट टैग के अंदर हम सबमिट या फिर रीसेट बटन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं बटन्स HTML में। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने बटन को यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अपने HTML में हम कर सकते हैं। हाँ, अगर मुझे कोई चीज लिखना है HTML, उसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे जैसे हम लोगों को पता है कि जो डेवलपर होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं, बैक एंड फ्रंट एंड। तो अगर फ्रंट एंड अगर मुझे लिखना है, उसके अंदर मुझे लिखना है कि फ्रंट एंड के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज मुझे पढ़नी पड़ेंगी, तो लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो इस तरह की हम कह सकते हो लिस्ट किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम लिस्ट की बात करें तो यहाँ जैसे मान लो कुछ इस तरह का मुझे बनाया गया है, जैसे मान लो इस तरह का बना हुआ है, एक हेडिंग है। ठीक है, उसके अंदर हमारे H1, H2, H3, H4, H5, H6 है। तो इस तरह से हम किस प्रकार से अपने HTML में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चल के देखते हैं हम। यहाँ पे हम सिंपली इस फॉर्म को आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। एंड
यहाँ पे थोड़ा आप लोग इसको इसकी स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, एंड H1 एंड फॉर्म टैग इसकी स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। और H1 में मैं लिख देता हूँ क्रिएट अ लिस्ट। क्या लिख देते हैं, क्रिएट अ लिस्ट। ठीक है, अब देखो जो हमारी लिस्ट होती है वो हमारी टू टाइप से होती हैं। जो हमारी लिस्ट होती हैं वो हमारे टू टाइप से होती हैं हमारे HTML में। एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, जो हमारी लिस्ट होती हैं वो होती हैं टू टाइप, टू नहीं आई थिंक कह सकते हो 3 टाइप की होती हैं लिस्ट, लेकिन हम ज्यादातर यूज करते हैं 2 ही टाइप्स की, यानी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। लेकिन एक और लिस्ट होती है जिसको कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट, इसको भी यूज करके हम देखते हैं। तो जो लिस्ट होती है सिंपली 3 टाइप से होती है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट को लिखने के लिए हम सिंपली OL टैग का यूज करते हैं। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट को लिखने के लिए सिंपली हम UL टैग का यूज करते हैं, और जो डेफिनेशन लिस्ट है उसको लिखने के लिए हम DL टैग का यूज करते हैं। ये हमारी होती है ऑर्डर लिस्ट, ये होती है अनऑर्डर लिस्ट एंड ये होती है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, अब OL लिस्ट क्या करता है और UL लिस्ट क्या करता है और डेफिनेशन लिस्ट क्या करता है। जो OL लिस्ट यानी किसी भी चीज को नंबर वाइज प्रिंट करना है, यानी ऑर्डर में प्रिंट करना 1 2 3 या फिर जैसे हमारा इस तरह लिखा हुआ है, ये हमारी मेन लिस्ट है, उसके अंदर 1 2 3 करके लिखा हुआ है। तो इस तरह से अगर मुझे किसी चीज को लिखना है तो उसके लिए हम ऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं, यानी ऑर्डर में लिखना है। बट अगर मुझे यहाँ पे बुलेट लगाना है, बुलेट यानी पॉइंट लिखना है या फिर कोई स्क्वायर लगाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम अनऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं। और डिफिनेशन लिस्ट का मतलब होता है कि कोई चीज लिखी हुई है फिर उसकी डिफिनेशन किस तरह लिखी गई है। आगे हम इसका यूज करके देखते हैं इसको, और तब आप लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट का यूज करके देखते हैं। तो जब भी किसी लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, जैसे मुझे ऑर्डर लिस्ट एक बनाना है सॉरी, ठीक है, तो जैसे मुझे यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना है, तो हम सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट टैग का यूज करेंगे। उसके अंदर इस ऑर्डर लिस्ट में मुझे कितनी लिस्टें बनानी है, जैसे मान लो 5 बनानी, 6 बनानी है, तो उसके लिए यानी जो भी लिस्ट बनानी होती है उसके लिए हम सिंपली li टैग का यूज करते हैं। अब li टैग के अंदर हम उस लिस्ट का नाम देते हैं, जैसे मान लो एक HTML बनाना है, फिर अगर हमें दूसरी लिस्ट बनाना है, ठीक है, उसके अंदर मुझे li फिर देना पड़ेगा, मुझे CSS बनाना है, फिर अगर मुझे एक और li बनाना है तो li फिर देंगे, उसके अंदर हमें JS यानी जावास्क्रिप्ट लिखना है। तो जो OL है, OL के अंदर हमने 3 लिस्ट बना दी, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की। चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से ये आ रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखो क्रिएट अ लिस्ट, उसमें देखो हमारे ऑर्डर में आ रही है लिस्ट। मैंने अभी कहा था कि जब भी OL का यूज करोगे तो वो लिस्ट जो होंगी वो ऑर्डर में आएंगी, यानी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और वो नंबर वाइज आ रही है, यानी 1 2 3, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, अगर मुझे यही काम अनऑर्डर लिस्ट में करना हो, जैसे मान लो जो UL है यानी अनऑर्डर लिस्ट में करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो हमने इसी को कॉपी पेस्ट किया, और ठीक है, यहाँ इसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि यही जो लिस्ट है ये हमारी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट बुलेट वाइज आ रही है, ठीक है। तो ये हमारी नंबर में आ रही है, अब ये हमारी बुलेट में आ रही है। अब इसमें अगर मुझे नंबर को चेंज करना हो तो उसके लिए हमारा एट्रीब्यूट होता है टाइप नाम का। तो जो टाइप नाम का एट्रीब्यूट होता है वो डिफाइन करता है कि इसमें जो लिखा गया है वो नंबर वाइज है या फिर अल्फाबेट वाइज है या फिर रोमन अंक वाला है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो OL के अंदर जो ये लिस्ट है इसकी टाइप क्या होनी चाहिए। इसका टाइप मान लो मैंने अल्फाबेट यानी A से स्टार्ट कर दिया, तो देखो ABCD आ गया। अगर मैंने रोमन अंक दे दिया यानी I दे दिया, तो देखो यहाँ I1 I2, यानी इस तरह से हम दे सकते हैं। सिंपली इसी तरह अगर UL का भी मुझे टाइप दिखाना हो, टाइप, अब इसके अंदर मुझे मेरी 3 वैल्यूज होती हैं, एक होता है डिस्क, एक होता है स्क्वायर, एक होता है सर्कल। तो डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो सर्कल होती है, बट मुझे अगर डिस्क देनी हो, सॉरी, डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो डिस्क होती है। अगर मुझे सर्कल देनी हो तो मेरा गोल गोल एक सर्कल बन जाएगा। देखो यहाँ पे सर्कल होगी। जो डिफॉल्ट वैल्यू इसकी होती है डिस्क होती है, और मुझे अगर सर्कल इस तरह बनाना हो तो वो सर्कल बन जाएंगे। अगर मुझे सर्कल की जगह पे कोई स्क्वायर यूज करना हो तो उसके लिए हम स्क्वायर का यूज करते हैं।
ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्क्वायर बन गए। ठीक है, तो इसमें हम तीन वैल्यू को यूज कर सकते हैं, डिस्क, स्क्वायर एंड सर्कल। ठीक है, तो ये हमारा ओएल हो गया यानी ऑर्डर लिस्ट हो गया, ये हमारा एक होता है यूएल लिस्ट यानी अनऑर्डर लिस्ट हो जाएगा। अब डिफिनेशन लिस्ट की बात करें तो डिफिनेशन लिस्ट क्या करता है, किसी भी चीज की डिफिनेशंस को डिफाइन करता है। तो डिफिनेशन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए सब इसके अंदर जो डीएल टैग होता है, इसके अंदर हमारे दो टैग और यूज होते हैं, एक होता है डीटी टैग, एक होता है डीडी टैग। डीटी टैग क्या करता है, उस चीज की डिफिनेशन टर्म को डिफाइन करता है, टर्म यानी हेडिंग को डिफाइन करता है। और डीडी का मतलब होता है डेटा डिफिनेशन। डेटा डिफिनेशन यानी उस हेडिंग का डेटा क्या होना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा तभी आप लोग समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे यहाँ पे मैंने एक डीटी टैग यूज कर लिया और मैंने लिख लिया HTML। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया HTML। अब इसका मतलब होता है कि डिफिनेशन टर्म यानी कि ये हमारी डेफिनेशन की एक टर्म हो गई है, यानी कि कह सकते हो कि ये हमारी हेडिंग हो गई है। अब इस HTML के बारे में मुझे डिफाइन करना हो, इसकी इस जो डेटा जो टर्म है, डिफिनेशन टर्म है, इसके बारे में मुझे डिफाइन करना हो तो उसके लिए मुझे डीडी टैग का यूज करना होता है। और डीडी टैग का मैं ले सकते हैं हम HTML इज अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML इज अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अगर अब हम देखेंगे तो देखो हमारा HTML आ गया और HTML की एक डिफिनेशन आ गई नीचे और यहाँ पे थोड़ा स्पेस लेके आएगी। ठीक है, तो इससे ये डिफाइन हो रहा है कि ये जो HTML है, HTML का ये हमारा इसकी डिफिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे हम अगर कुछ इस तरह अगर लगा लेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो, ठीक है, तो अगर मुझे और इसी तरह क्रिएट करना है जावा स्क्रिप्ट का तो यहाँ पे हम जावा स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जावा स्क्रिप्ट आ जाएगा और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जावा स्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट इज अ ठीक है, तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने लिस्ट को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा डिस्क हो गया, यहाँ पे हमारा स्क्वायर वाला यानी ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट हो गया और यहाँ पे हमारी डिफिनेशन लिस्ट हो गई। ठीक है, तो लिस्ट हमारी सिंपली कितने टाइप की होती है, थ्री टाइप की होती है। एक तो होता है डिफिनेशन लिस्ट, आप लोगों को आई थिंक दिख नहीं रहा होगा। अब देखो, एक होता है हमारा OL यानी यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट, एक होता है अनऑर्डर लिस्ट, एक होता है हमारा डिफिनेशन लिस्ट। डिफिनेशन लिस्ट के अंदर हम दो चीज देते हैं, एक डेटा यानी डिफिनेशन टर्म देते हैं जिसकी मुझे हेडिंग दिखाना हो और जिसका डाटा दिखाना हो यानी डेटा जिसके डेटा दिखाना हो डेटा डिफिनेशंस। ठीक है, तो सिंपली इस तरह से हम अपने लिस्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम अपने आगे लेक्चर में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि टेबल हमारे टैग में क्या होती है और इसको हम किस प्रकार से यूज करते हैं। हमने लिंक को पढ़ा और यहाँ पे लिंक को देखा किस प्रकार से हम अपने लिंक को यूज करते हैं और हमने आसानी से इसको समझ लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब हम सिंपली अब यहाँ पे हम देखेंगे टेबल और ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हमारा HTML क्रिएट हो गया और अगर आप लोगों को इतना अगर HTML आ गया है तो यानी कि 90% या 90 नहीं तो आप कह सकते हो 80% आपको HTML आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे और हम अगर टेबल को पढ़ लेंगे तो 80 क्या मुझे 90% HTML आ गया है। अब जो 10% है उसमें थोड़े बेसिक्स टैग्स होते हैं, छोटे छोटे टैग्स होते हैं, कहीं कहीं यूज ज्यादा होते हैं, कहीं कहीं यूज नहीं होते, बट इसमें जितनी चीजें मेरी यूजफुल है मैंने उसको आपको बता दिया है। अब हम यूज करते हैं टेबल टैग। टेबल जो होता है बहुत ज्यादा यूज होता है। जब भी हम बड़ा एप्लीकेशन बनाएंगे उसमें हम जब SQL डेटाबेस पढ़ेंगे उसमें हमें टेबल का यूज करना पड़ता है। जब भी किसी फॉर्म को बनाएंगे तब भी मुझे उसमें डेटा को यूज करना पड़ता है, सॉरी टेबल का यूज करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं टेबल किस प्रकार से यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम
इसको हटा देते हैं, ये जो लिस्ट बनी हुई है इसको हम हटा देते हैं और एक टेबल को बना के देखते हैं कि टेबल हमारी किस तरह होती है, क्या होती है, किस तरह बनाई जाती है। तो यूज़ अ टेबल, आप हेडिंग में हम ले लेते हैं यूज़ अ टेबल। ठीक है, तो किसी भी टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें टेबल टैग का यूज़ करना होता है। तो सिंपली हम सबसे पहले समझते हैं टेबल किस लिए बनाते हैं। तो इस तरह समझ सकते हैं कि किसी भी डेटा को सेव करने के लिए जब भी हम एसक्यूएल कुछ भी पढ़ेंगे, डाटाबेस या फिर कुछ भी पढ़ेंगे, तो उसमें जो डेटा सेव होता है वो एज अ टेबल के फॉर्म में सेव होता है, इसीलिए हमें पढ़ना पड़ता है टेबल। तो सिंपली टेबल को, किसी भी टेबल को यूज़ करने के लिए, किसी भी टेबल को बनाने के लिए हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं। यहाँ पर टेबल टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमको एक बात और समझनी पड़ेगी कि जो टेबल टैग होता है इसके अंदर हमारे 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, सॉरी एट्रीब्यूट्स नहीं, टैग होते हैं। जो हमारा टेबल होता है उसके अंदर हमारे 3 टैग्स होते हैं जो ये बताते हैं कि इसमें जो हेडिंग कैसी होनी चाहिए, इसमें डेटा कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा होता है टीआर टैग। अब टीआर टैग क्या करता है, ये एक हमारी रो को क्रिएट करके देता है। और टीआर टैग के अंदर हमारा एक होता है टीएच टैग और एक हमारा होता है टीडी टैग। अब देखो ये क्या होते हैं, जो हमारा टीएच टैग होता है उसके अंदर हमारा एक होता है टीडी टैग। अब देखो आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, आई होप आप लोगों को सच में समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि देखो सबसे पहले टीआर है, टेबल के अंदर हमारे 2 टैग होते हैं। एक होता है टीआर, टीआर क्या करता है, एक हमारा रो क्रिएट करता है, यानी कि टेबल में एक हमारी पूरी रो क्रिएट कर देगा। और जो टीएच टैग होता है एक करता है, एक हेडिंग को क्रिएट करता है। और जो टीडी टैग होता है ये डेटा को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। सिंपली अगर हम कुछ लिख के देखते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे नेम लिखा, तो देखते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा अच्छे से शायद। और यहाँ पे हमने देखेंगे, सॉरी यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्रोम पे जाएंगे तो देखो हमारा एक नेम क्रिएट हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें, हमें कुछ यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा है देखो, तो यहाँ पे टेबल के अंदर एक एज अ एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर नाम का। ठीक है, बॉर्डर हम 1 का दे देते हैं, तो देखो हमारा एक बॉर्डर दिख रहा है 1 का, देखो टेबल में। ठीक है, तो एक हमने रो क्रिएट किया, उसके अंदर हमने एक टीएच क्रिएट किया, उसके अंदर हमने एक टीडी को क्रिएट कर दिया, जिसमें हमें क्या दिख रहा है, नेम दिख रहा है। ठीक है, इसी तरह हम दूसरे टीएच को क्रिएट कर लेते हैं, और टीएच हम क्रिएट कर लेते हैं, उसके अंदर एक और टीडी, और उसके अंदर हम एड्रेस। अरे यार स्मॉल में लिख गया है एड्रेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एड्रेस को क्रिएट कर रहे हैं। इसके अंदर हम एक और आई थिंक टीएच को क्रिएट करके देखते हैं, फ़ोन नंबर। अब आई थिंक इतना समझ में आ गया। अब हमने एक टीआर ओपन किया। अब टीआर का मतलब हमारा होता है कि जो हमारी ये रो क्रिएट हुई है वो हमारा होता है टीआर। ठीक है, टीआर। अब टीएच क्या करता है, ये एक हमारी रो क्रिएट करता है टीआर। अब उसके अंदर डेटा को लिखने के लिए हम नेम का यूज कर सकते हैं। अब इसी तरह से जो एक हमारा ये पूरा टीआर है, इसी तरह से एक हम दूसरा टीआर बनाएंगे, और टीआर जैसे हम बनाएंगे से देखना अभी दूसरी रो हमारी क्रिएट हो जाएगी। ये हमारी दूसरी रो क्रिएट हो गई। अगर हम इसके अंदर उस टीआर के अंदर अगर हम कोई भी टीडी लिखें, लाइक कुछ भी लिखें, तो देखो हमारा ये आ गया है। तो सिंपली हम इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब हम अच्छे से एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर क्रिएट करके दिखाते हैं आप लोगों को, तब जाके आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सिंपली मैंने एक टेबल बनाई है। अब टेबल के अंदर मैंने एक बॉर्डर लिया है। अब उस बॉर्डर के अंदर हम एक टीआर लेंगे। ठीक
ठीक है। अब टी आर के अंदर एक हम टी एच लेंगे, उसके अंदर हम लिख देंगे नेम। तो देखो यहाँ पे नेम आ गया। अब इसी तरह से हम 4 टी एच बना लेंगे, नेम, ठीक है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोन नंबर तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इस तरह का हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने एक रो बनाई, यानी टी आर से क्या होता है, एक हमने एक रो को क्रिएट कर लिया। अब उस रो के अंदर मुझे टी एच से क्या होता है, इसको कहते हैं टेबल हेडर या टेबल हेड, ठीक है, या फिर टेबल हेडिंग, कुछ भी कह सकते हो आप। तो टेबल हेडिंग को क्रिएट करने के लिए हम टेबल टी एच का यूज करते हैं। बट अगर हम यहाँ पे टी एच की जगह पे हम टी डी कर दें, देखो यहाँ पे हमने एक टी एच ऊपर बनाया और 2 टी एच नीचे बनाए हैं, यानी टेबल रो और टेबल डेटा इसका यूज करते हैं। यानी टेबल, देखो जो टी आर का मतलब होता है टेबल रो, टी एच का मतलब होता है टेबल हेडर या हेडिंग, ठीक है, और टी डी का मतलब होता है टेबल का डेटा। तो यहाँ पे हमने एक टी एच खोला, एक टी डी खोला। तो देखो जो हमारा नेम आ रहा है थोड़ा देखो बोल्ड होके आ रहा है, बट जो ईमेल हो रहा है, जो टीडी है, वो थोड़ा अनबोल्ड होके आ रहा है, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है टीडी और टीएच में। किसी भी हेडर को क्रिएट करने के लिए हम टीएच का यूज करते हैं, और कह सकते हो उस हेडर में, अब मान लो हमने जो टीएच में नेम अपना देना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले रो बनाएंगे, यानी इसके नीचे एक हम रो बनाएंगे। तो उसके लिए हम एक और टी आर ओपन करते हैं, ठीक है, एक हमने टी आर और ओपन कर लिया। तो जैसे हमने एक टी आर और ओपन किया, मेरा यहाँ पे एक रो बन जाएगा। अब इस टी आर के अंदर मुझे कुछ डेटा रखना है, मान लो हमने 4 डेटा रखने हैं। तो एक टी डी रखिया, जिसमें मेरा जो ऊपर ये जो नेम लिखा हुआ है, इसके प्लेस पे मुझे क्या लिखना है, मान लो अपना नाम लिखना है। जैसे मान लो अपना मैंने नाम लिख दिया, ठीक है। तो इसी के जगह पे जो नेम है, इसी के जस्ट नीचे हमारा निखिल नाम आ जाएगा। अब मान लो यहाँ पे मैंने 4 बना लिया, हमने ईमेल कुछ लिख दिया, nikhil@gmail.com, एड्रेस हमने कुछ लिख दिया, ठीक है, और फ़ोन नंबर कुछ लिख दिया मैंने, कुछ लिखे यार। अगर ओरिजिनल नंबर पा जाएगा तो दिक्कत है ना, रोज़ रोज़ परेशान करोगे मुझे, है ना। मैं बस बात ही करने में मेरा टाइम चला जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं ओरिजिनल नंबर थोड़ी ना दूंगा यार, ठीक है। तो कोई ना यार, आप लोग समझते हो यार, ठीक है। तो यहाँ पे नेम हमने लिखा, नेम के बाद देखो नेम के नीचे आ गया, ईमेल के नीचे ये आ गया, एड्रेस के नीचे ये आ गया, फोन नंबर के नीचे ये आ गया। तो अगर हम सीक्वेंस देते चले जाएंगे तो हम सीक्वेंस से बनाते चले जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर मुझे दूसरा रो क्रिएट करना है, यानी एक और हम मुझे रो क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम एक फिर टी आर, यानी इस टी आर के बाहर एक फिर हम टी आर को ओपन करेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तो थोड़ा क्या हो रहा है यार, बहुत गुस्सा लग रही है। हाँ आप सही है। अरे यार ये सजेशंस वाले और परेशान करते रहते हैं। यहाँ पे हमने एक टी आर ओपन किया, टी आर से क्या करते हैं, रो को क्रिएट करते हैं, टी एच से हेडिंग को क्रिएट करते हैं, और टी आर से मैंने दूसरी रो को क्रिएट किया, और दूसरी रो को क्रिएट करने के बाद मैंने टी डी में उसका डेटा डिफाइन कर दिया। अगर मुझे दूसरा डेटा लिखना है, यहाँ पे दूसरा डेटा लिखना है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक और टी आर देते हैं, और उस टी आर के अंदर हम फिर टी डी देते हैं। सिंपली यही डेटा मुझे अगर देना है इसी में, तो इसी को कॉपी करने क्यों यार टाइम वेस्ट करें, है ना। आप लोग लिखते रहना आराम से। यहाँ पे मैंने कोई भी नाम लिख दिया, कोई भी लिख दो यार, मैं किसी का नाम थोड़ी ना लिखूंगा यार, बाद में मुझे वो मारे कहीं आके तो अच्छा हो जाएगा ना, तुम लोग बचाने थोड़ी ना मुझे आओगे। यहाँ पे कुछ लिख दो, नंबर भी कुछ चेंज कर दो यार, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया, और यहाँ पे मैंने नंबर भी चेंज किया, जीमेल आईडी चेंज कर दिया, यहाँ पे दूसरी रख। इसी तरह अगर मुझे मल्टीपल टेबल रो क्रिएट करनी हो, तो मुझे इसी तरह से टी आर करते चले जाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने कितनी कर लिया यार, पता नहीं कितनी कर लिया, यहाँ से गिन लेते हैं ना, 2 2 4 2 से 6 हमने क्या कर लिया, टेबल रो क्रिएट कर लिया। तो आई होप आप लोगों को टेबल समझ में आ गया होगा कि टेबल क्या होती है। तो जब भी टेबल को क्रिएट करना होगा तो हम सिंपली एक टीआर बनाएंगे, टीआर से हमारी रो क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर अगर डेटा मुझे लिखना है तो टीडी का यूज करेंगे, अगर मुझे हेडिंग भी बनानी है तो हम टीएच का यूज कर लेंगे, सिंपल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब भी हम कुछ लिखते हैं, अगर इसके अंदर बॉर्डर हम लगाते हैं तो ये बॉर्डर देखो एकदम सटीक होके आ रहा है, यानी इसमें थोड़ा गैपिंग नहीं है। तो उसके लिए हम 2 एट्रीब्यूट का और यूज करते हैं, सेल स्पेसिंग एंड यहाँ पे अगर हम यार होता है सेल स्पेसिंग, आई थिंक होता है, मैं भी भूल जाता हूँ यार, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे भी अभी नहीं आती हैं। तो यहाँ पे हम सेल स्पेसिंग ही शायद होता है यार, यार इतना कमज़ोर भी नहीं हूँ, इतनी जल्दी थोड़ी ना भूलूंगा, सेल स्पेसिंग ही है आई थिंक, देखते हैं करके ना। यहाँ पे हम 2 का स्पेस दे देते हैं, हाँ यार सेल स्पेसिंग ही है, या फिर 2 में दे दिए, 20 हम देके देखते हैं। देखो इसके बाहर की जो स्पेस है यानी आउटर स्पेस, जो सेल स्पेसिंग होता है, इसके जो आउटर का स्पेस है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। अब एक हमारा होता है सेल पैडिंग। ठीक है, सेल पैडिंग क्या करता है, सेल पैडिंग मैं आई थिंक 10 दे देता हूँ, इसके अंदर का स्पेस देखो डिफाइन कर दिया। यानी अगर मुझे किसी भी टेबल के अंदर का स्पेस यानी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी पैडिंग को इंक्रीज करना है, यानी किसी भी जो बॉक्स है उसके अंदर का अगर चीज इंक्रीज करना है, उसके अंदर हम सेल पैडिंग का यूज कर सकते हैं। अगर इसके बाहर का है उसके लिए हम सेल स्पेसिंग का, अगर हम सेल स्पेसिंग देंगे तो जो जिसके अंदर हमारा जो टीआर है टैग, सिंपली ये हमारा टीआर है, टीआर के अंदर ये हमारा टीडी जो टैग है, इस टीडी के बाहर वाला स्पेस होगा। ठीक है, आउटर यानी कह सकते हो आउटर स्पेसिंग के लिए हम सेल स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं और इनर स्पेसिंग के लिए हम सेल पैडिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है टेबल। आई होप आप लोग टेबल समझ गए होंगे अच्छे से, एक बार से आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो समझ जाएंगे, अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है टेबल और इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। और आई होप अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। और भाई कंग्रेचुलेशंस ब्रो, क्योंकि आप लोग अगर इतना HTML पढ़ रहे हैं तो आप लोग अब आगे मूव ऑन करने के लिए रेडी हैं। अब आप लोग CSS या जावास्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लोगों को CSS का भी वन शॉट चाहिए और इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए कि हाँ भाई मुझे ये वीडियो पसंद आया है और मुझे CSS का भी एक वन शॉट चाहिए, जिससे मैं उसको भी पढ़ करके अपने आगे की चीज़ें को अच्छे से जल्दी पढ़ सके।